नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र बीए सेकंड सेमेस्टर के अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होंगे उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है, इन सभी चीजों को बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। कल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि कल शायद जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, उसके लिए इंपोर्टेंट राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और ऐसे और भी कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा लिखित होने वाली है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, उन सभी के लिए जिनकी परीक्षा लिखित होने वाली उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो वो भी देख लीजिएगा। और कल मैंने ऑब्जेक्टिव का एक लाइव क्लास दिया जिसमें हमने टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करा है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पेपर में से जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को छांटा जाता है और आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किए जाते हैं। तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको ऐसे जान लीजिए खाना बन करके आपको मिल जा रहा है और आप उसको ग्रहण कर लें बस, ठीक है। तो आपको बस केवल ग्रहण करना है। तो आइए हम एक प्रकार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं आखिरकार वो कौन कौन से अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। जब आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में होते बाबू, तो आपको डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, यानी भारतीय शैक्षिक तंत्र का विकास और उससे जो चुनौतियां आती हैं उस विकास में, उनके बारे में हमको जानना है। आइए एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं। ये 2025-26 के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बीए सेकंड सेमेस्टर पिछले 3 वर्षों से आने वाले लगातार क्वेश्चंस आंसर चल रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन बेसिकली अगर देखें, देखिए, और ऑब्जेक्टिव में मैंने जब बता रहा था ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा विस्तार से समझा करके बताया हूं। तो 100 क्वेश्चंस में लगभग आपके वहां पर 200 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं जब मैं समझा करके, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस में कम से कम 2-3 आंसर आपके मैं बता देता था, 2-3 क्वेश्चंस आपका एक क्वेश्चंस के साथ तैयार हो जाता था, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न, मकतब और मदरसा क्या है। देखिए, मदरसा जो होते थे, मुस्लिम काल मदरसा, मकतब या खानकाह, ये सब बेसिकली मुस्लिम काल यानी कि मुगल काल जब भारत में आया। मुगल काल कब से कब तक रहा भारत में? बेसिकली अगर देखें तो 712 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम इसका नाम था, ठीक है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आता है भारत में, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं इसका नाम याद करना, लेकिन ध्यान रखेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां पर आक्रमण करता है? सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है। उस समय सिंध प्रांत के राजा कौन थे? उनका नाम था राजा दाहिर। इन्हीं दाहिर नाम के राजा को पराजित करता है और उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम जो होता है जी विजयी होता है। इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम के बाद में बहुत सारे राजा शासक आते रहते हैं। उसमें आप देखते हैं फिर महमूद गजनबी एक आता है, वो केवल लूटने के दृष्टिकोण से आया था। फिर उसके बाद में आप देखते हैं महमूद मतलब कि मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी जब यहाँ पर आता है तो उसको अपने साथ गुलाम कई सारे लाता है। उन्हीं में से एक गुलाम था, उसका नाम था इल्तुतमिश, ठीक है। क्या नाम था? सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको यहाँ पर कार्यभार सौंप करके मोहम्मद गौरी वापस लौट जाता है और वही एक प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में यहाँ पर एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। बेसिकली आधिकारिक तौर पर यहीं से मुस्लिम काल शुरू होता है। बेसिकली अगर बेसिक तौर पर देखें तो मुसलमान या जो अरब या जो तुर्क वगैरह है, मुस्लिम सत्ता जो इस्लाम धर्म का प्रचार है वो मतलब इस्लाम धर्म जो है 1206 से आता है। और कब तक रहता है तो 1600 या 1800 ईस्वी, 1600 ईस्वी तक आप मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1600 ईस्वी में क्या हुआ है, ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है, लेकिन इसका प्रभाव जो पड़ा जब एक प्रकार से 1707 ईस्वी में मृत्यु होती किसकी? औरंगजेब की। उसके बाद में फिर 1857 की क्रांति होती है। 1757 का एक प्रकार से युद्ध होता है, प्लासी कद बक्सर कद, उसके 100 साल के बाद में 1857 की क्रांति होती है। तो वो सब पूरा इतिहास आपको समझना पड़ेगा। तो यहां से एक प्रकार से आप देखते हैं 1600 के बाद या 1700 के बाद आप देखते हैं जो ब्रिटिश शासन है वो शुरू हो जाता है 1700 ईस्वी के बाद में, यानी कि वो ब्रिटिश काल की शिक्षा आप पढ़ेंगे, ठीक है। 1600 मतलब कि यहां तक 1206 ईस्वी से लेकर के आप देखते हो 1526 ईस्वी एक डेट हो या जिसमें मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। और मुगल काल, तो मुगल काल जो है 1707 तक चलता है, यानी कि 1206 से लेकर के 1707, यानी लगभग और लगभग मान करके चलो कि ये 500 वर्ष जो रहा है, 12-5-17, 500 वर्षों का जो समय रहा है, ये मुस्लिम शिक्षा के नाम से जाना जाता है या मध्यकालीन शिक्षा इसको कहते हैं। तो मध्यकालीन शिक्षा की विशेषता पूछे या मुगल कालीन शिक्षा की विशेषता पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। इस दौरान की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
और उससे पहले आप देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा आएगी और सबसे पहले वैदिक शिक्षा। तो वैदिक शिक्षा पहले, उसके बाद में फिर बौद्धकालीन शिक्षा, फिर उसके बाद मुस्लिम कालीन शिक्षा, फिर चूंकि अंग्रेजों का शासन रहा तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा, ब्रिटिश भारत की शिक्षा, फिर उसके बाद में स्वतंत्र भारत की शिक्षा और 1986 की शिक्षा नीति, फिर उसके बाद में 2020 की शिक्षा नीति। यही सब आपको पढ़ना है। ऐसे ही भारतीय शिक्षा का विकास हुआ है। ठीक है, तो वही चीजें आपको बेसिकली पढ़नी है। तो उन्हीं शिक्षा व्यवस्था में कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ एक प्रकार से कुछ अच्छी चीजें होंगी जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो पहला एक प्रकार से यहाँ पर जो प्रश्न आया हुआ है, ये अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय में दोनों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। मकतब, मदरसा और खानकाह, ऐसे और भी एक प्रकार से स्कूल वगैरह हुआ करते थे जहां पर शिक्षा दी जाती थी। तो मकतब और मदरसों में, खानकाह में, इन सभी जगहों पर मुगल काल में या मुस्लिम काल में व्यक्तियों को शिक्षा दी जाता था, यानी कि बच्चों को पढ़ाया जाता था। जैसे वैदिक काल में आश्रम में पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, बौद्ध काल में मठों में, बिहारों में पढ़ाया जाता था, विश्वविद्यालय तमाम सारे बने उसमें पढ़ाया जाता था। ऐसे ही मुस्लिम काल में या मुसलमानों को मकतब, मदरसे और खानकाह में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मकतब जो है, इसमें जो है छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था। मदरसा जो है उसमें एक प्रकार से ये उच्च शिक्षा का स्थान होता था, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक बिस्मिल्लाह नाम का संस्कार होता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह, उस संस्कार में 4 साल 4 महीने 4 दिन का जब बच्चा हो जाता है मुसलमान का, तब उसको अध्ययन के योग्य माना जाता है और उसका बिस्मिल्लाह संस्कार करवा करके उसको एक प्रकार से जो है उसमें मकतब वगैरह में, खानकाह में उसको एडमिशन दिलवा दिया जाता है। जैसे कि भारतीय संस्कृति में अगर देखें तो बौद्ध धर्म में प्रवज्जा संस्कार के द्वारा ये किया जाता है काम। ठीक है, प्रवज्जा संस्कार के द्वारा ये काम किया जाता है। और यही काम बेटा जो है वैदिक संस्कृति में जो होता है उपनयन संस्कार, या फिर आप देखते हैं जिसको आप जो है क्या कहते हैं, जिसको आप विद्याध्ययन के लिए विद्यारंभ संस्कार, ठीक है, या एक प्रकार से उपनयन संस्कार के द्वारा विद्याध्ययन करता है व्यक्ति, वेद अध्ययन करता है। तो इस तरीके से मदरसा और ये सब ये शिक्षा प्राप्त करने के, शिक्षा देने के एक साधन के रूप में काम करते थे मध्यकाल में। ठीक है, मकतब का अर्थ होता है उस स्थान से जहां लिखने की शिक्षा प्रदान की जाती। कहां पर? मकतब में लिखने की शिक्षा, कैसे लिखना है, किस तरीके से। जैसे पाई पहले पहले बच्चों को करते हम करके लिख देते थे छोटा आई से, उससे पहले भी कैसे लिखते थे, ऐसे से डांट डांट करके हम बना देते थे और कहते थे बेटा इस पे चढ़ाओ। तो इस टाइप की शिक्षा जो है दी जाती, तो बच्चा क्या करता था, इसको चढ़ाता था पेंसिल से। ठीक है, ये शिक्षा। फिर क्या शिक्षा दी जाती थी, फिर छोटा आ बड़ा आ लिख दिया जाता है बच्चों को, छोटे बच्चों को। नीचे आपसे कहते हैं भाई इसको ऐसे से नीचे लिखते चले जाओ, पाई पाई। ठीक है, फिर उसके बाद जब बच्चा और बड़ा होता है तो फिर उसको पूरा कहता है कि भाई हाँ अब जो है आप, आज मैंने छोटा लिख दिया तो छोटा से बड़ा तक पूरा लिख करके लेके आओ। इस तरीके से पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो बेसिकली वही सब चीजें मकतब में होती थी। यहाँ बालकों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, यानी जो प्राइमरी की शिक्षा होती, कक्षा 5 वगैरह तक यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। मकतबों में सबसे पहले बालकों को वर्णमाला के शब्दों का ज्ञान करवाया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद में गणित की लिपि का, यानी कि गणित कैसे लिखना है, पहाड़ा, गिनती, ये सब याद करवाया जाता था। कुरान की उसके बाद में आयतें इनको याद करवाई जाती थी, कंठस्थ करवाई जाती थी बच्चों को। ठीक है, ये शिक्षा मकतब में दी जाती थी। मदरसे बेसिकली उच्च शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। यहां शिक्षा भाषण विधि से दी जाती। भाषण माने क्या होता है, टीचर आता था और लेक्चर देता था, बच्चे होते थे वो सुनते थे भाषण के रूप में। ठीक है, जैसे आजकल नेता मंत्री तमाम भाषण देते हैं और लोग सुनते रहते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भाषण दिया जाता था। तथा सभी विस्तृत विषय विस्तृत रूप से पढ़ाए जाते थे, यानी कि एकदम से ब्रॉड रूप में पढ़ाए जाते थे, डीपली जाकर के। यहाँ सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी मदरसों में। सभी मदरसों में शिक्षा का जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम प्रधान था, यानी कि ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो कि जीवन जीने के लिए भी व्यक्ति को तैयार कर सके, जीवन के लिए उपयोगी हो। गुरु और शिष्य, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप था, यानी गुरु शिष्य संबंध था, वो भी कैसा था, मधुर था। लेकिन इसका जो मधुर संबंध है मुस्लिम काल का शिक्षा का, टीचर और गुरु का, वो उतना मधुर नहीं जितना आप देखते हैं बौद्ध काल में। और बौद्ध काल से भी ज्यादा मधुर संबंध रहता है टीचर और गुरु का, कि टीचर और बच्चों का, वो वैदिक काल में। वैदिक काल में सबसे बेटर जो एक प्रकार से उदाहरण है वो मिलता है, उसके नीचे ही सब आपको मिलेगा। कठोर अनुशासन का पालन होता था। योग्य विद्यार्थियों को भी तमगे या सन्नदें दी जाती थी। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से मकतब और मदरसे हुआ करते थे। तो आपको ये क्वेश्चंस कभी भी पूछेगा, आप आसानी से लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। अगर लिख पाएंगे भैया तो एक बार कमेंट करके बताएं कि हाँ सर जी लिख पाएंगे, या फिर आप जो है ये बताएं कि गुरुजी जो है आपने ऐसा समझाया है कि मजा आ गया, एकदम से समझ में तो आ गया होगा। मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यही सब आपको चैप्टर्स में पढ़ना पड़ता है। यही सब मैं आपको डायरेक्टली एक ही मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर में समझा करके बता देता हूँ। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आने वाला है ही नहीं।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शहरीकरण को परिभाषित कीजिए। शहरीकरण मतलब क्या होता है? शहर बनने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। आजकल गांव के लोग शहरों में ज्यादा भागने की ओर सोच रहे हैं, ठीक है। शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गांव क्षेत्र के लोग अपने गांव को छोड़ करके शहर की ओर रुख करते हैं, शहर की ओर जाते हैं। चाहे वो कमाने के लिए जाते हो, चाहे वहां पर एंजॉय करने जाते हो, चाहे वहां पर एक प्रकार से उसकी चकाचौंध दुनिया को देखने जाते हो, ठीक है। क्लियर? वहां की आबादी बढ़ा देते हैं। वर्तमान समय में यह बहुत ही अधिक देखने को मिल रहा है कि लोग काम धंधे की वजह से, पढ़ाई की वजह से शहरों की ओर जाते हैं और वहीं पर जाकर के बस जाते हैं। तो गांव की अधिकतर आबादी शहरों में रहती है। क्या दिल्ली में या बंबई में जो लोग एक प्रकार से रहते हैं, सारे लोग बंबई या दिल्ली के हैं? नहीं, वहां पर एक प्रकार से लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का भी लोग गया है, बिहार के भी लोग गए हैं, ठीक है, और सभी जगहों के लोग वहां पर गए हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, प्रश्न संख्या है तीसरी। बिस्मिल्लाह संस्कार से आपका क्या आशय? बिस्मिल्लाह संस्कार मुस्लिम काल में जब एक प्रकार से शिक्षा आरंभ होती थी बच्चों की, तो बिस्मिल्लाह संस्कार के द्वारा ही आरंभ करवाया जाता था। जिस प्रकार वैदिक युग में उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसमें यज्ञोपवीत बच्चे को धारण करवा करके उसका सर मुड़वा करके, एक चुटकी रख करके और उसको चोंगा पहना करके, एक जिसको कहते हैं वलकल वस्त्र पहना करके उसको भेजा जाता है पढ़ने के लिए, ऐसे ही इसमें भी, ठीक है। ऐसे ही बौद्ध युग में पवज्जा संस्कार या प्रवज्जा संस्कार होता है, जिसके द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसके उपरांत बालक शिक्षा आरंभ करता है, ठीक है। तो वैदिक काल में उपनयन संस्कार के द्वारा, उपनयन माने होता है गुरु के समीप ले जाना, ठीक है, बच्चे को। प्रवज्जा संस्कार भी एक प्रकार से 8 साल की अवस्था में किया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। उसी प्रकार मुस्लिम युग में बिस्मिल्लाह संस्कार या बिस्मिल्लाह खानी एक संस्कार होता है। इसकी रस्म के बाद ही बालक अपनी शिक्षा आरंभ करता था। इस रस्म के बाद यह समय बालक 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता था। 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता था, यानी कि ये उपयुक्त समय माना जाता था। इस रस्म के समय बालक के लगभग सभी संबंधी उपस्थित रहते थे, यानी माता पिता उनके और भी जो सगे संबंधी, वह नए वस्त्र धारण करता था बच्चा और मौलवी साहब के समक्ष उपस्थित होता था। मौलवी साहब क्या करते थे? कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते थे उसके सामने और बालक से उनको दोहराने के लिए बोलते थे कि ये आयत आप दोहराओ, ठीक है। यदि बालक उनको दोहराने में असमर्थ होता था तो उसके द्वारा केवल बिस्मिल्लाह कहा जाना ही पर्याप्त समझाता था। यानी अगर बच्चा जो है आयतें नहीं पढ़ सकता था या आयतें जो मौलवी साहब ने बोला है उसको दोहरा नहीं पाता था, तो फिर उसको केवल क्या बोलना पड़ता था? बिस्मिल्लाह बोलना पड़ता था, ठीक है। तो वो बिस्मिल्लाह अगर बोल देता था तो फिर तो भी उसको एडमिशन मिल जाता था। इस तरीके से ये एक प्रकार से एडमिशन की प्रक्रिया थी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कहां पर? मकतब वगैरह में। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है भैया, प्रश्न शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय? सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं सार्वभौमिकरण को, इसका विस्तार करना या उसको एकदम सटीक बनाना ताकि वो चीजें जो बताई जाए बिल्कुल सटीक हो, परफेक्ट हो। शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण से अभिप्राय 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना ही सार्वभौमिकीकरण होता, ताकि सभी बच्चे पढ़ पाए, ठीक है। जो भी 14 साल तक बच्चे, 6 साल से 14 साल के बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे किन्हीं वजह से, उनके लिए एक प्रकार से शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण किया गया ताकि सभी बच्चे पढ़ पाए। इसके लिए अनुच्छेद 21 का संविधान का जो है उसमें शामिल कर दिया गया ताकि मौलिक अधिकार हो जाए। हर माता पिता, हर बच्चा का एक कर्तव्य होता है, मौलिक अधिकार होता है, मतलब वो अधिकार होता है उसका, ठीक है, क्योंकि वो अपने पिता से कहे, या वो राज्य का कर्तव्य होगा, यानी कि स्टेट या फिर उस देश की एक प्रकार सरकार का कर्तव्य क्या होगा कि वो क्या करे? उस देश की सरकार का कर्तव्य होगा बेटा कि वह सरकार जो है उसको 6 साल से लेकर के बच्चा अगर 14 साल के बीच में है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये सरकार का काम होता है। अगर आपको ऐसी शिक्षा नहीं मिलती है प्राइमरी पाठशाला में, फीस मतलब आपको निःशुल्क नहीं मिलती है शिक्षा, तो आप सरकार के खिलाफ भी केस ठोक सकते हैं, ठीक है। या आपके माता पिता आपको पढ़ने से रोकते हैं तो भी आप उनको भी न्यायालय में खड़े करवा सकते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, लेकिन कभी करना मत ऐसा। हो सकता है पिताजी की कोई मजबूरी रही हो, आपको ना पढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे छोटे बच्चों को एडमिशन तो जरूर करवा दें। कुछ ना कुछ तो पढ़ता रहेगा बेटा, कुछ नहीं पढ़ेगा तो कुछ तो पढ़ेगा ही। इसके अंतर्गत सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के छात्रों के लिए शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना, विश्वविद्यालय सुविधाओं को सार्वभौमिक बनाना और नामांकन को सार्वभौमिक बनाना शामिल है। यह लक्ष्य 1960 तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे सॉरी, किंतु अनेक समस्याओं की वजह से आज तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है? बताएं।
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। साक्षरता माने होता है सा अक्षर, यानी कि आप जो है साक्षर हो जाएं। साक्षर माने होता है कम से कम अपन सैनिया तो अपना कह पाओ, यानी कि अपना सिग्नेचर तो आप करने के योग्य हो जाए, जो चीजें लिखी उसको पढ़ना जान जाए और जो चीजें एक प्रकार से कही जाए उसको लिखना जान जाए, वो व्यक्ति साक्षर होता है। साक्षर का मतलब एकदम से ब्रिलियंट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन बनना नहीं, कहने का तात्पर्य ये नहीं है। जैसे केरल में साक्षरता 94 से ऊपर है। अब इसका कहने का मतलब ये कि केरल में जो है हर 100 व्यक्ति में से 94 व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, यानी कि वो लिखने और पढ़ने को जानता है। लेकिन भारत में एक प्रकार से अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश या इन सभी पे, तो यहाँ सबके एक प्रकार से जो ये चीजें हैं, क्या नाम है, भले कुछ कहते हैं, क्या नाम है इसका, साक्षरता दर, तो वो साक्षरता दर अपने यहाँ पर कम है। तो यार इस कहने का मतलब कि कुछ लोग साइन करना नहीं जानते, या साक्षर मतलब कि वो पढ़े लिखे नहीं है, या फिर जो एक प्रकार साक्षर का मतलब एकदम से ब्रिलियंट होना नहीं होता, ठीक है, बस ये जानना कि अपना काम चल जाए, ठीक है, वही साक्षरता। तो साक्षरता को मानव संसाधन विकास के एक अपरिहार्य घटक के रूप में स्वीकार किया गया था। यह सूचना और प्राप्ति तथा इसमें भागीदारी करने का एक आवश्यक यंत्र है। यह व्यक्ति के विकास और राष्ट्र की प्रगति यानी प्रोग्रेस के लिए नेशन के एक पूर्व अपेक्षा है। भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के आधार पर मिशन के कार्यक्रमों को सन 1988 में लागू किया गया। जो 1986 में सोचा गया था उसको 2 साल बाद 1988 में लागू किया गया। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य सन 1995 तक 15 से 35 आयु वर्ग के 8 करोड़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान कराना था। इस शिक्षा अभियान के अंतर्गत समग्र साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय तथा जन शिक्षण जो है निलयम आदि को इसके अंतर्गत संबंधित किया गया है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ये शिक्षा का एक प्रकार से सार्वभौमिकरण, मतलब शिक्षा सभी लोग पढ़ें, सभी लोग जाने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, त्रिभाषा सूत्र पर टिप्पणी कीजिए। त्रिभाषा सूत्र क्या है भाई? देखिए, भाषा समस्या के समाधान के लिए द्विभाषा सूत्र की अपेक्षा त्रिभाषा सूत्र को अधिक उपयोगी मान करके 1956 में केंद्रीय स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया गया था। उस समय से लेकर के 1968 तक जब केंद्रीय सरकार ने इसको मान्यता प्रदान की, यह अपना अंतिम रूप ग्रहण करने के लिए अनेक अवस्थाओं से होकर के गुजरा। इस समन्वय में निम्नलिखित विषय सामग्री का समावेश किया गया था। देखिए, त्रिभाषा सूत्र का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, इसमें सीधा सीधा सूत्र क्या होता है, एक तो पहली मातृभाषा में शिक्षा देना, मातृभाषा यानी जहां पर आपका पैदा हुआ हो वो, और दूसरा हिंदी और तीसरी अंग्रेजी, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति तमिलनाडु में है, अब वहां की चूंकि मूल भाषा तमिल है, तो ऐसे में वह बच्चा एक प्रकार से क्या करे, वह बच्चा तमिल बोले, और बच्चा क्या करे, वो बच्चा तमिल बोले, ठीक है। वो तमिल एक प्रकार से तमिल भी वो पढ़ सकता है, तमिल भाषा भी उसके लिए, और तमिल के साथ साथ हिंदी भी और अंग्रेजी भी, ठीक है। इस तरीके से नहीं, उसकी मातृभाषा और हिंदी अंग्रेजी, ये त्रिभाषा सूत्र कॉन्सेप्ट चला पढ़ाने के लिए। पहला सूत्र का प्रतिपादन कब हुआ? त्रिभाषा सूत्र देखिए 1956 ईस्वी में देश की आवश्यकताओं के संदर्भ में त्रिभाषा सूत्र का सर्वप्रथम प्रतिपादन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी 23वीं बैठक में किया था। उसने सरकार के अनुमोदनार्थ यानी कि अनुमोदन के रूप में 2 सूत्रों का निर्माण किया। पहला सूत्र था मातृभाषा, और दूसरा सूत्र था क्षेत्रीय भाषा, और तीसरा था मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, ठीक है। और चौथा था मातृभाषा और एक शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम, ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी, और दूसरा क्या था, हिंदी अंग्रेजी, और तीसरा था एक आधुनिक भारतीय भाषा या एक आधुनिक यूरोपीय भाषा, और मतलब कि जो एक प्रकार से फर्स्ट और सेकंड में ना ली गई हो, इसमें और इसमें ना ली गई हो भाषा, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए, तो इस तरीके से बताएगा। दूसरा सूत्र था, पहले सूत्र के समान ही ये दूसरा सूत्र था कि अंग्रेजी या एक आधुनिक यूरोपीय भाषा को पढ़ा जाए, अंग्रेजी पढ़ो चाहे एक आधुनिक यूरोपीय भाषा, बेसिकली अंग्रेजी ही ज्यादा फोकस होती है। और दूसरा हिंदी, यानी हिंदी पढ़े लोग, और हिंदी के साथ साथ जो हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी क्षेत्रों के लिए वो ले सकते हैं। हिंदी क्षेत्रों में एक प्रकार से अगर है तो कोई आधुनिक भाषा हिंदी के साथ पढ़ सकते हैं, और जो हिंदी भाषी के लोग हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, वो लोग अपनी भाषा पढ़ें, ठीक है, वहां की भाषा पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी को अनिवार्य के रूप में किया गया, या करना भी चाहिए था, लेकिन उसको उतने परफेक्ट तरीके से लागू नहीं किया जा सका। एक बात ध्यान रखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न 1992 की पुनरीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख कीजिए। क्योंकि 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए 1992 में एक पुनरीक्षित शिक्षा नीति आई, जिसमें इसके
कमियों को ढूंढा गया और कमियों पर अमल करी गई। तो इस 1992 की पुनरीक्षित शिक्षा नीति का आधार 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें 10+2+3 शिक्षा संरचना को अपनाने, 10 माने होता है कक्षा 10 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला 10, फिर 2 12 और फिर 3, कौन सा 3 मतलब की बीए वगैरह ग्रेजुएशन। शैक्षिक अवसरों की समानता और गुणवत्ता, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू करना, नवोदय विद्यालय की स्थापना करना, इस पर बल दिया गया। इस नीति में कुछ भी अलग से जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ, बल्कि उसमें कुछ संशोधन किया गया और फिर एक कार्यक्रम तैयार किया गया। इस संशोधित कार्यक्रम को ही संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाता है 1992 का। इसमें एक प्रकार से नवोदय विद्यालय की स्थापना करी गई, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को लागू किया गया, एक नेशनल, ठीक है, ये सब चीजें, समानता गुणवत्ता को सुधार किया गया। तो बस यही सब किया गया, उसमें ज्यादा कुछ किया नहीं गया। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपको एक प्रकार से हमारे साथ जुड़ना, हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना है, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ प्राप्त करने हैं, ऑब्जेक्टिव के भी, लिखित के भी, विथ आंसर, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं 91 61 93 60 62 पर। आप तुरंत इसमें कीजिए और तुरंत आपके लिए व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस रखी गई। आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। मात्र 100 रुपए आपके लिए फीस रखी गई है। 100 रुपए फीस में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात लाइव क्लास, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा, ठीक है। ग्रुप आपका गर्ल्स और बॉयज का दोनों का अलग होगा, कोई लफड़ा नहीं होगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसके साथ ही साथ आपके लिए और व्यवस्था क्या रहेगी, इसमें क्या होगा, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को-करिकुलर सब्जेक्ट, आपके 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र इसी 100 रुपए फीस में करवा दी जाएगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और यहीं पर आपको बता दूं कि कुछ बच्चे या फिर जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ कि भाई हम सेकंड सेमेस्टर में भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का पेपर कल परसों तक लगा हुआ है, और वही बच्चे चाहते हैं कि हम जो है थर्ड सेमेस्टर में भी जुड़ जाए इसी के साथ, तो उनके लिए एक प्रकार से या फीस 100 रुपए, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो उसकी फीस भी 100 रुपए पड़ेगी, अलग से जो कोर्स बनेगा 100 रुपए फीस पड़ेगी पीडीएफ नोट्स या ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगर आप अभी सेकंड सेमेस्टर के साथ ही साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ऑफर क्या चल रहा है कि आपको मात्र 150 रुपए ही लगेंगे, यानी 50 रुपए की छूट सीधी सी नहीं कि आप 150 रुपए में ही क्या सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर को एक प्रकार से बाई कर पाएंगे। तो सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए आपको मात्र 50 रुपए भी करने पड़ेंगे, मतलब कि 150 रुपए करने पड़ेंगे सेकंड और फोर्थ, मतलब कि सेकंड और थर्ड दोनों सेमेस्टर के लिए, ठीक है। दोनों सेमेस्टर करेंगे, उसमें थर्ड सेमेस्टर के शुरू से क्लास आपकी जब होगी तो उसमें आप जुड़े रहेंगे और आप पढ़ते रहिएगा आराम से ग्रुप में, दूसरे ग्रुप बनेगा थर्ड सेमेस्टर वाला, और सेकंड सेमेस्टर में भी आप जुड़े रहेंगे। सेकंड सेमेस्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो आपके पेपर में आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव लिखित सबके। तो दोनों प्रकार की ग्रुप है, लेकिन अगर आप केवल सेकंड सेमेस्टर में जुड़ना चाहते हो तो 100 रुपए फीस आपके लगेगी, और केवल अगर आप जो है केवल थर्ड सेमेस्टर में बाद में जुड़ेंगे तो भी आपके लिए 100 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर दोनों का एक साथ अभी लेते हैं जस्ट, ठीक है, तो आपके लिए केवल 150 रुपए पड़ेंगे। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना ये एक प्रकार से आपको बता दूं गांधी जी इसके अध्यक्ष थे, और 1937 में गांधी जी वर्धा में थे और वहीं पर यह आयोजन हुआ था, जहां के मारवाड़ी हाई स्कूल की रजत जयंती का समारोह था। 22 और 23 अक्टूबर 1937 को होने वाला था। इस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया था, और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी के सभापतित्व में आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था, उसके सभापति कौन थे, गांधी जी ही थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी। और इसी सम्मेलन में वर्धा शिक्षा सम्मेलन इसी आयोजन को कहा जाता है, और इसी में गांधी जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण दिया था। उसमें बेसिक शिक्षा की अपनी नवीन योजना प्रस्तुत करी थी कि बेसिक शिक्षा में कहा था कि किस तरीके से लड़के लड़कियों को अलग तरीके से शिक्षा दी जाए, उनको कुछ हस्त कौशल भी सिखाया जाए, साथ ही साथ में अहिंसा की बात भी बताई जाए, सब कुछ बताया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव में कल ही समझा करके बताया हूँ सब कुछ ही किस तरीके से है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब ये नहीं कि केवल ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करना क्लासरूम के लिए। क्लासरूम में जैसे कि जो है कुर्सी मेज बढ़िया हो, पंखा हो बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा जो है शोरगुल ज्यादा ना हो, ऐसे जगह पे कमरा व्यवस्थित हो, कमरे की साफ सफाई पर, पेंसिल कॉपी पेन सब पर ध्यान दिया जाए, बैग वगैरह सब पर। तो ये एक प्रकार से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, जिसके तहत बच्चों को पाठन सामग्री उपलब्ध करवाना था, बच्चों को एक प्रकार से उनकी गुणवत्ता जो शिक्षा की उसमें सुधार करना था। पहला काम इसमें क्या किया गया, इसका लक्ष्य प्राइमरी विद्यालय में लघु उत्तरीय का क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे।
इसका लक्ष्य प्राइमरी विद्यालयों में न्यूनतम भौतिक और अधिगम शिक्षण, अधिगम माने तो सीखने की जो शिक्षण प्रणाली मतलब सामग्री होती है जो बच्चों को एक प्रकार से पढ़ने में काम आती है, उनको उपलब्ध करवाना था। इस सामग्री का उल्लेख विश्वविद्यालयी सुविधाओं के अंतर्गत भी किया जाता है। दूसरी बात, भवन निर्माण में, भवन निर्माण से स्कूल का भवन बनवाना हुआ, स्कूल बनवाना हुआ। NREP और RLEGP के कोष का उपयोग किया जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति भवनों के रख रखाव का दायित्व लेगी। ये सारी बातें बताई गई। इसके अलावा तीसरी बात, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए धनराशि केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों को अग्रिम रूप में प्रदान करेगी। ठीक है, यानी पहले से ही देगी जो पैसा होगा। बड़े स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। जो टीचर होंगे वो जो पढ़ाने जाएंगे उनकी ट्रेनिंग होगी बड़े स्तर पर। अभिनवन 1987 और 1988 ग्रीष्म अवकाशों में भी किया जाएगा। जिला शिक्षा बोर्ड तथा जिला प्रशिक्षण केंद्र पर्यवेक्षण द्वारा इनकी पुष्टि करेंगे कि कौन सा टीचर पढ़ाने के योग्य है, कौन सा नहीं है। 7वीं और 8वीं योजना में एक कक्षा पर एक शिक्षक की व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा कि एक कक्षा के लिए एक टीचर व्यवस्थित कर दिया जाए जो पढ़ाएगा। इसके अलावा आप देखते हैं 7वीं योजना में 300 की जनसंख्या यानी आदिवासी क्षेत्रों में अगर 200 जनसंख्या है तो वहां पर एक स्कूल, अगर 300 जनसंख्या अदर मतलब कि सामान्य जगहों पर है तो एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 300 जनसंख्या या 400 जनसंख्या पर। ठीक है, मतलब आप मान करके चलो कि ग्राम सभा में कम से कम एक स्कूल प्राइमरी पाठशाला तो होती है। ठीक है, इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों में जहां 50 छात्र होंगे वहां एक उच्च प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा। ये बात आप ध्यान, प्राइमरी स्कूल में जहां 50 छात्र होंगे वहां पर एक उच्च प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा। यानी 50 छात्र भी अगर हो गए तो उच्च प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा, यानी कि जो इसको कंपोजिट कहते हैं, मिडिल वगैरह जो होता है वो। ठीक है, यद्यपि उपयुक्त विचार पूर्व योजनाओं से बहुत कुछ संबंधित थे किंतु उनका सफल क्रियान्वयन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अब एक प्रकार से प्राइमरी स्कूलों की एक प्रकार से जो दशा है वो सुधरी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, नारी शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग की संस्तुतियां दीजिए। देखिए, स्त्री शिक्षा की उन्नति के लिए हंटर आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी। पहली सिफारिश, स्त्री शिक्षा को लेकर क्या कहा हंटर कमीशन ने, क्योंकि पहली बात कही कि बालिका विद्यालयों को उदार आर्थिक सहायता दिया जाए। ठीक है, यानी जो बालिका विद्यालय हैं उनको एक प्रकार से आर्थिक सहायता ज्यादा दी जाए। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि बालिका विद्यालयों के निरीक्षण के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। यानी निरीक्षिका मतलब होता है कि जो उसको देखभाल करे, इसकी नियुक्ति करी जाए। बालिका विद्यालयों को देखने के लिए एक निरीक्षिका हो जो जांच करे कि वहां पर पढ़ाई अच्छी हो रही कि नहीं हो रही। तीसरी बात, हंटर आयोग ने कहा स्त्री शिक्षा को लेकर के कि बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियों और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, यानी छात्रवृत्ति मिले, वजीफा मिले बच्चियों को और उनको निःशुल्क यानी फ्री में शिक्षा दी जाए। इसके अलावा बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालयों के लिए सुगम पाठ्यक्रम बनाने, सरल पाठ्यक्रम हो ताकि वो अच्छे तरीके से जान पाए। पर्दे में रहने वाली बालिकाओं के लिए उनके घरों पर शिक्षा देने के लिए अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाए। यानी ऐसी बच्चियां जो कि प्रकार से पर्दे में रहना पसंद करती हैं, जो पढ़ना नहीं जानने लगती, जो ऐसे हिजाब वगैरह पहनती हैं या फिर ऐसी जो निकलना नहीं चाहती घर से, हालांकि कहा गया था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब बच्चियां स्कूल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले जब ये बना था तब उस समय की बात मैं कर रहा हूं, तो ये भी बात बताई गई थी। ठीक है, इसके अलावा छठी बात, स्त्रियों को शिक्षा व्यवस्था के प्रति आकृष्ट करने के लिए महिला प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना ये सब की जाए। ये तब व्यवस्था की जा रही थी, ये तब ऐसी बातें की जा रही थी जब एक प्रकार से लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते नहीं थे। ठीक है, अब तो क्या है, भाई सभी भेज रहे हैं, सभी एक प्रकार से बच्चे, वैसे तो आप जिनके पास थोड़ा पैसा हो जाता है प्राइमरी में कोई पढ़ाना नहीं चाहते हैं, सब कोई यहाँ पे ब्रिटेन में पढ़ाते हैं, कोई इंग्लैंड में, कोई मांटेसरी, कोई सेंट जोसेफ, दुनिया भर के स्कूल खुल चुके हैं, उनमें लोग एडमिशन करवाते हैं। प्राइमरी में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास पैसा थोड़ा बहुत भी होगा वो प्राइवेट में करते क्या, प्राइवेट कॉलेज स्कूल वाले जानते क्या करते हैं वो करते हैं एक स्विमिंग पूल, बड़े बड़े शहरों में एक स्विमिंग पूल बनवा देंगे, उसी में खेल का एक ग्राउंड, उसमें मैदान बना देंगे, उनके बच्चों को खेल खिलवा देंगे, 7 दिन का ड्रेस अलग कर देंगे। ठीक है, पेरेंट्स जितना भी पैसा कमाते हैं वो अपने बच्चों में आधा ज्यादा खर्च कर देते हैं। गांव वगैरह में क्या है, 50 रुपया महीना देके अगर फीस बच्चे को दे रहे 50 रुपए 100 रुपए दे रहे, तब भी एक प्रकार से उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है एक महीने की 50 रुपए 100 रुपए फीस देना बच्चों के लिए। ठीक है, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग की फीस कक्षा 6 में कितनी थी, 40 रुपए फीस क्लास 6 में थी हमारे, जो है प्राइवेट स्कूल था क्लास 6 में, तब भी 40 रुपए फीस देके मैं पढ़ा रहा था, 40 रुपए तक, 40 फिर 50 हुआ था, 50 था 7 में 8 में 9 में,
9 में जाकर के वही 60 रुपए 80 में बना था। ठीक है, फिर जब क्लास 10th में गए उसके बाद में फिर वो 100 रुपए फीस हुई थी, और 100 रुपए में ही आप देखते हैं उसके बाद में फिर 150 रुपए हुई थी लास्ट में इंटर तक आते आते। फिर उसके बाद में मतलब 150 रुपए ही रहा बेसिकली फीस। अब तो लगभग 300 रुपए फीस चल गई है एक महीने की, 200 रुपए 300 रुपए 150 रुपए फीस है। ठीक है, टीचर एक महीने की। चलिए, मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताएं। देखिए, मुस्लिम शिक्षा का सर्वमान्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यद्यपि मुस्लिम शासकों के विचार में भिन्नता रही है, कई मुस्लिम शासक इस बात पर जोर देते थे कि भाई शिक्षित हो व्यक्ति, कुछ लोग कहते थे केवल इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा को अपनाया। कुछ उदार शासक थे तो कुछ अनुदार शासक थे, और शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य इनमें जो रहे हैं बेसिकली कई सारे उद्देश्य रहे उदार और अनुदार शासकों के द्वारा जो बनाए गए थे। पहली बात तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम के प्रचार के लिए भी एक प्रकार से इस्लाम शिक्षा दी जाती थी। ज्ञान के प्रसार के लिए, ताकि ज्ञान फैले लोगों में। धार्मिकता का समावेश, यानी इस्लामिक शिक्षा में आयतें पढ़ाई जाती थी। ठीक है, कुरान की आयतें, जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है मुसलमानों का। मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना, चरित्र निर्माण, नैतिकता का विकास और शारीरिक वैभव की प्राप्ति के लिए एक प्रकार से मुस्लिम शिक्षा जो है ये इसका उद्देश्य था। इस्लाम धर्म का प्रचार, एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएंगे। इस्लाम धर्म का प्रचार, अब यहीं पर आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसको एक एक हेडिंग बना करके लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। इस्लाम धर्म का प्रचार, ज्ञान का प्रसार, धार्मिकता का समावेश, मुस्लिम संस्कृति का प्रसार, मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना, चरित्र निर्माण, नैतिकता का विकास, सांसारिक वैभव की प्राप्ति, ये सब आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निस्यंदन का सिद्धांत। निस्यंदन क्या है? निस्यंदन को अंग्रेजी में एक प्रकार से क्या बोलते हैं, या इसको और सरल भाषा में अगर मैं बताऊं, निस्यंदन माने होता है छनाई। छनाई मतलब क्या होता है? जैसे छान लो। इसका जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने कहा कि भारत में जो लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा दे दो, और उच्च वर्ग के लोग जब थोड़ा बहुत शिक्षित हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके उनसे नीचे वाले जानेंगे, उनसे नीचे वाले सीखेंगे, वो उनसे नीचे वाले को सिखाएगा। इस तरीके से शिक्षा जो होगी वो छन छन करके लोगों तक पहुंच जाएगी। तो क्यों सभी पर पैसे खर्च करना, ऐसे लोगों को छांटो जो उच्च वर्ग के हों और जो पढ़ने के योग्य हों, और उन्हीं को केवल शिक्षा दी जाए। बाकी वो एक प्रकार से अगर खुद शिक्षित हो जाएंगे तो सभी को सिखा देंगे। कहने का तात्पर्य है कि उच्च जाति या उच्च धर्म के लोगों को शिक्षा दी जाए, बाकी एक प्रकार से जो जिनको मतलब कि जो निम्न के हैं, कास्ट के हैं, निम्न लोग हैं, उनको शिक्षा ना दी जाए। ये इंग्लैंड के लोगों ने जो है आप देखते हैं ये शिक्षा नीति ब्रिटिश शासन में भी लगाई गई थी। निस्यंदन का अर्थ होता है छानना या छन्ना। व्यापारियों की कंपनी होने की वजह से चूंकि व्यापारी लोग लाभ कमाना चाहते थे, और व्यापारी चूंकि शासन कर रहा था, व्यापारिक कंपनी थी तो लाभ ही कमाएगी, चूंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आई थी कंपनी। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेगी, वो लाभ कमाने के लिए क्या करेगी कि भाई शिक्षा सभी लोगों को नहीं देनी चाहिए, उसी लोगों को दे जो उसकी कदर मतलब कि उसको एक प्रकार से पढ़ करके दूसरों तक उसको धीरे धीरे अपने आप छतते हुए पहुंच जाएगी शिक्षा सभी लोगों तक। वह भारतीयों की शिक्षा का भारतीय शिक्षा पर कम से कम व्यय करना चाहते थे। अतः उनसे यह सिद्धांत प्रतिपादित उन लोगों ने किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के व्यक्तियों के लिए किया जाए, क्योंकि शिक्षा इन वर्गों के व्यक्तियों से छन छन करके स्वयं ही निम्न वर्गों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इस सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए आर्थर मैथ्यू नाम के एक विद्वान है, वो कहते हैं कि शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जन साधारण तक पहुंचती थी। इस समय लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों में से बूंद बूंद करके नीचे टपकता था, और इस तरीके से लोग उसको पान करते थे। यानी उच्च वर्ग जान जाता था, ब्राह्मण लोग पढ़ता था, क्षत्रिय लोग पढ़ता था, या फिर जो बड़े लोग होते थे वही पढ़ते थे। जो निम्न कास्ट के लोग थे उनको पढ़ाने के लिए कोई ना प्रेशर दिया था, तो ना उतना एक प्रकार से उनके अंदर मोटिवेशन ही था कि वो पढ़े। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है, रोटी, फिर दूसरी कपड़ा, और तीसरा क्या होता है, मकान, फिर चौथे नंबर पर आपकी शिक्षा वगैरह आती है। तो पहली आवश्यकता अगर रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा, तो पढ़ करके क्या करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? प्राच्य पाश्चात्य विवाद बताए। देखिए, प्राच्य पाश्चात्य विवाद में भाग लेने वाले दो मुख्य दल थे। पहला था प्राच्यवादी और दूसरा था पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी जो भारतीय शिक्षा प्रणाली से संबंधित है या भारतीय परंपरा को मानता है, और दूसरा है पाश्चात्यवादी जो एक प्रकार से पश्चिम की विचारधारा को मानता है। विवाद का मुख्य कारण है 1813 ईस्वी में जो एक प्रकार से आज्ञा पत्र आया था। 13वीं शताब्दी 13वीं धारा में प्रयुक्त 3 शब्द थे इसमें। 1813 के आज्ञा पत्र में 43वीं धारा थी, 43वीं धारा, उसमें एक प्रकार से 3 शब्द थे। पहला था साहित्य का पुनरुद्धार का विकास, और दूसरा भारत के विद्वान नागरिकों के उत्साहवर्धन तथा विज्ञान संबंधी ज्ञान का प्रारंभ हुआ प्रवर्धन। ये 3 बातें यहाँ पर सामने आती हैं।
प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादियों ने इन तीनों की व्याख्या दो प्रकार से दी है। अतएव विवाद का जन्म यहीं से शुरू होता है, इन तीनों व्याख्याओं को लेकर के। ठीक है, पाश्चात्यवादी अपने विचार देते हैं और प्राच्यवादी अपने विचार देते हैं। अगला क्वेश्चन है सैंडलर कमीशन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 14 सितंबर 1917 ईस्वी को की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को ही सैंडलर आयोग कहते हैं, जो कि सैंडलर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर माइकल सैंडलर। इसीलिए इस प्रकार से कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति जो है एक प्रकार से सैंडलर कमीशन कहते हैं। उनके नाम पर इस आयोग को सैंडलर आयोग भी कहा जाता है। आयोग को मुख्यतः कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच करने के लिए के साथ अन्य विश्वविद्यालयों व शिक्षा के अन्य भागों पर जांच करने का अधिकार दिया गया था। आयोग ने 17 माह बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। आयोग ने शिक्षा के लगभग सभी अंगों के विषय में अपने विचार लेखबद्ध किए थे। ठीक है, आगे देखते, तो ये था सैंडलर आयोग। अगला क्वेश्चन, जिसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, अगला क्वेश्चन है प्रवज्जा या प्रवज्जा संस्कार या उपसंपदा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार दोनों संस्कार बौद्ध धर्म के संस्कार हैं। और बौद्ध धर्म के एक प्रकार से एक 12 साल पर, ये 8 साल पर होता था प्रवज्जा संस्कार, और ये 12 साल पर उपसंपदा होता था। बौद्ध धर्म में शिक्षा से रिलेटेड संस्कार है। प्रवज्जा संस्कार हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, इस संस्कार का तात्पर्य बालक ये था, इसका मतलब तात्पर्य कि बालक अपने परिवार और पूर्व स्थिति का परित्याग करके संघ में प्रवेश करता था। इसमें सबसे पहले जब जाता था बच्चा, उसको क्या कहना पड़ता था? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। 3 बार बोलना पड़ता था इस चीज को। ठीक है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस संस्कार का संबंध केवल उन व्यक्तियों से था जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना था। बौद्ध भिक्षु जिनको बनना था वह एक प्रकार से प्रवज्जा संस्कार करवाते थे जाकर। जिसको पढ़ना लिखना नहीं होता था वो नहीं जाते थे। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले संपन्न नहीं हो सकता था। सिर आदि मुंडन के पश्चात यानी सिर मुड़वा दिया जाता था। उसके बाद में मठ का सबसे बड़ा भिक्षु जो होता था उसे 3 बार यह शपथ लेने को कहता था। पहला शपथ क्या था बच्चे को? बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघ में प्रवेश कर रहा हूं, भगवान के शरण में जा रहा हूं। इसके बाद भिक्षु को 10 उपदेश दिए जाते थे। 10 उपदेशों की एक लंबी सूची है। ठीक है, मैंने एक दिन बताया भी था आपको आगे। और दूसरा संस्कार होता था 12 साल की अवस्था में बौद्ध भिक्षुओं का, वो होता था उपसंपदा संस्कार। देखिए, नव शिष्य के रूप में 22 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत छात्र के लिए मठ को छोड़ना अनिवार्य था, पर वह उपसंपदा संस्कार संपादित करके पूर्ण भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर सकता था और बौद्ध संघ का अस्थायी सदस्य बन सकता था। उपसंपदा संस्कार बौद्ध संघ के कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। उसके परिचय के पश्चात उससे अनेक प्रश्न पूछे जाते थे। तत्पश्चात बहुमत से यह निर्णय होता था कि वह उपसंपदा संस्कार का अधिकारी है, कोई बालक या नहीं है। ठीक है, और जब स्वीकृति मिल जाती थी उसके पश्चात क्या होता था? स्वीकृति मिलने के पश्चात उसे 8 नियमों को एक प्रकार से बेसिकली वृक्षों के नीचे वास करना हुआ, सामान्य वस्त्र पहनना हुआ, सात्विक भोजन करना, भिक्षाटन करना, भीख मांग करके खाना खाना, गोमूत्र सेवन करना, चोरी ना करना, जीव हत्या ना करना, अलौकिक शक्तियों का दावा ना करना, स्त्री से यौन संबंध स्थापित ना करना, यानी कि एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना। स्त्री के साथ यौन संबंध भी वर्जित कर दिया गया था। ठीक है, इन सभी का अगर पालन करेगा तो वो एक प्रकार से उपसंपदा संस्कार का अधिकारी होता था। उपसंपदा संस्कार में शामिल व्यक्ति स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकते, चोरी नहीं कर सकते, जीव हत्या नहीं कर सकते, अलौकिक शक्तियों का दावा नहीं कर सकते कि भगवान है उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, अलौकिक शक्ति विश्वास नहीं कर सकते हैं। भिक्षाटन, गोमूत्र सेवन, भोजन एक प्रकार सात्विक भोजन करना है, तामसी भोजन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, वृक्षों के नीचे आपको वास करना है, सामान्य वस्त्र पहनने हैं यानी चोंगा जो सिला ना हो। ठीक है, इस तरीके से चीजें पहननी पड़ती थी। ये था एक प्रकार से उपसंपदा संस्कार के कुछ सूत्र और नियम। तो आपका प्रवज्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार, ठीक है, बिस्मिल्लाह खानी मतलब कि उपसंपदा प्रवज्जा दोनों हो गए बौद्ध धर्म के, और बिस्मिल्लाह खानी संस्कार जिसको आप बिस्मिल्लाह संस्कार कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया मुस्लिम काल का था। ठीक है, जिसमें मकतब और मदरसे में शिक्षा इसकी वजह से दी जाती थी। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, सर्व शिक्षा अभियान में प्रकाश डालिए।
प्रश्न भैया, सर्व शिक्षा अभियान पर प्रकार है। सर्व शिक्षा अभियान अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपको मैं बता दूं, एक पेंसिल होती होगी, आप प्राइमरी पाठशाला में अगर कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा, एक पेंसिल होती है, ठीक है, इस तरीके से। एक पेंसिल होती थी, ठीक है, ये पेंसिल है, ये पेंसिल होती थी। इस पर देखिए एक बच्चा यहां पर बैठा होता था, लड़का, ठीक है, एक किताब खोल करके लड़का बैठा होता है यहां पर इसी पेंसिल पर, एक तरफ इधर पैर इधर है, एक पैर उधर है उसका, और यहां पर एक लड़की बैठी होती है, ठीक है, लड़की बैठी होती है, और इसका पैर किधर है, इसका भी पैर एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ, और इसी पेंसिल पर बैठे हैं, और दोनों जो है इसी ओर देख रहे हैं, लड़की इधर देख रही है, लड़का भी इधर देख रहा है, और यहीं पर लिखा रहता था क्या, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान यहां पर लिखा रहता है, ठीक है, और यहीं पर नीचे लिखा रहता है सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें। याद है कि नहीं है? प्राइमरी पाठशाला में आज भी देखेंगे तो जब ऊपर लिखा रहता था सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, ये सर्व शिक्षा अभियान था, जिसमें एक प्रकार से लड़का लड़की एक समान तमाम पर चीजें, लड़की को आगे रखा गया पेंसिल पर, इसलिए मैंने बताया ये चीजें कि लड़की जो है, लड़की की शिक्षा में ज्यादा फोकस किया गया ताकि एक प्रकार से लड़कियां भी पढ़ सके, क्योंकि लड़कियों को लोग नहीं पढ़ाते थे पहले, अब तो पढ़ाने लगे हैं, पहले नहीं पढ़ाते थे, ठीक है, तो इसीलिए तो ये सब चीजें थी सर्व शिक्षा अभियान में। यह योजना 2001 ईस्वी में शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम राज्य के सहयोग से चलाया जाएगा और जिसके अंतर्गत देश के प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करना, संकल्प वर्ष 2010 तक रखा गया था कि 6 साल से लेकर 14 आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का एक प्रकार से लक्ष्य रखा गया था सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप देखते हैं 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है, 2002 ईस्वी में, इसके एक साल के बाद में, सर्व शिक्षा अभियान आने के बाद में 86वां संविधान संशोधन जब होता है, उसमें एक प्रकार से मौलिक कर्तव्य में शामिल कर दिया गया इस बात को कि 6 से 14 साल के बच्चों को उनके माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो स्कूल भेजे, और अगर ना भेजे तो उनके लिए एक प्रकार अनुच्छेद 21 का क्या कहता है, जो मौलिक अधिकार है कि आप अपने पापा के खिलाफ भी केस ठोक सकते हैं, या जो व्यक्ति आपको रोके कि आपको नहीं पढ़ने दिया जाएगा, आप उसके खिलाफ भी एक प्रकार से जा सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेकिन आपको कभी भी अपने पिता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है, पढ़ने के बारे में अगर 2-3 बार समझाइए, नहीं मानते तो कुछ कारण होगा उसका। कलकत्ता मदरसा पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, इस संस्था की स्थापना भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगला और फारसी के प्रगाढ़ विद्वान वारेन हेस्टिंग्स के व्यक्तिगत प्रयास के फलस्वरूप सन 1781 में हुआ था। इसकी स्थापना का तत्कालिक कारण था हेस्टिंग्स को कलकत्ता नगर में कुछ संभ्रांत मुसलमानों से प्राप्त होने वाला आवेदन पत्र। संभ्रांत मुसलमानों ने कहा था कि आवेदन पत्र लिख करके यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी हो जाए ज्यादा बेटर होगा, तो उनकी बातों को सुना था उसने। कलकत्ता मदरसा में शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की थी। शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा था। इस संस्था के पाठ्यक्रम में अग्रांकित विषयों को स्थान दिया गया था। अग्रांकित मतलब जो आगे मैं बताऊंगा वो दर्शन शास्त्र, व्याकरण, अंक गणित, रेखा गणित, तर्कशास्त्र, नक्षत्र विद्या, मुस्लिम कानून और धार्मिक सिद्धांत जो है ये सब बताए जाते थे कलकत्ता मदरसा में। कुछ ही समय में इस संस्था की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, अतः सुदूर गुजरात, कर्नाटक और कश्मीर तक के विद्यार्थीगण जो थे वो एक प्रकार शिक्षा ग्रहण करने के लिए कलकत्ता मदरसे में आने लगते हैं, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने इसकी स्थापना करी थी व्यक्तिगत प्रयास से अपने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, अपव्यय क्या है और अवरोधन क्या है। अपव्यय का मतलब क्या होता है कि एक ही बच्चे मतलब एक बच्चा जब एक प्रकार से क्या हो, एक बच्चा जब किसी वजह से अपनी प्राथमिक शिक्षा छोड़ दे, यानी कक्षा 2 में पढ़ रहा है और वह एक प्रकार से अपना नाम कटवा ले और स्कूल ही न जाए, अपव्यय हो गया, यानी कि वो पढ़े ही ना, प्राथमिक शिक्षा ही छोड़ दे। अवरोधन का मतलब होता है जब कोई बच्चा जो है लगातार एक ही कक्षा में 2 बार उसको कर दिया जाए, यानी जैसे कक्षा 2 पढ़ रहा था, कक्षा 2 में पास नहीं हुआ, फिर से फेल हो गया, फिर से एक साल कक्षा 2 में पढ़ने को उसको एडमिशन कर दिया गया, तो फिर वो एक प्रकार से बच्चा नाम कटा के भाग जाता था। अपव्यय और अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की 2 बड़ी समस्याएं सामने आई। इन समस्याओं को दूर करने के लिए काम भी किया गया बहुत ज्यादा। अपव्यय लिखेंगे, हार्टंग समिति कहती है कि अपव्यय से हमारा अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले
बालकों को विद्यालय की किसी भी कक्षा से हटा देना होता है अपव्यय। अवरोधन होता है, अवरोधन से अभिप्राय है कि किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोका जाना। ठीक है, 1 साल से ज्यादा एक बच्चे को उसमें, या जो अवधि है 1 साल 1.5 साल की, तो उससे अधिक रोक ले, उसी कक्षा में दोबारा एडमिशन कर दे, तो इससे ये अवरोधन होता था। हाटांग समिति ने अपव्यय और अवरोधन को प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या बताया। अंत में इसके निराकरण के लिए अपने सुझाव भी दिए और समिति बनाई, कहा कि इस प्रकार से अपव्यय और अवरोधन को हम निपटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, गोखले बिल के प्रमुख सुझावों को लिखिए। गोपाल कृष्ण गोखले का जो सुझाव था शिक्षा को लेकर के, उसने क्या सुझाव दिए थे उन्होंने, वो बताया। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना बिल 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत किया था। इसमें प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को अनिवार्यता से लागू करने की बात कही गई थी। गोखले बिल में कई सुझाव दिए गए थे, जिनमें पहला सुझाव था अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अभियान, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम उन्हीं स्थानीय बोर्डों के क्षेत्रों में लागू हो जहां प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित छात्र छात्राओं की संख्या पूरी हो। यानी कि ऐसे प्राइमरी पाठशाला जिसमें छात्र संख्या की जितनी रिक्वायरमेंट हो, कहा गया हो जितना आपको कैपेसिटी पूरी करनी, तो उतना अगर वो पूरा कर रहा तो आप एक प्रकार से उसके लिए फंडिंग वगैरह दें, फिर उसके लिए व्यवस्था करें। स्थानीय बोर्डों के द्वारा सरकार की अनुमति लेने की जरूरी है। स्थानीय बोर्डों द्वारा स्वेच्छा से लागू किया जाए स्थानीय बोर्डों को। प्राथमिक शिक्षा का व्यय भार स्थानीय बोर्डों और सरकार, ठीक है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश है, ऐसे ही और जो सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, वो दोनों एक प्रकार से, जो स्थानीय बोर्ड अगर 100 रुपया देता है तो सरकार जो है 200 रुपया दे, इस अनुपात में खर्चा दे, तभी शिक्षा मतलब आगे बढ़ पाएगी स्कूल। स्थानीय बोर्ड शिक्षा कर लगा करके, शिक्षा पर कर लगा करके व्यय पूर्ति कर सकती है, यानी शिक्षा पर वो टैक्स लगा करके, इससे एक प्रकार से उसको खर्चा जो है उसको इकट्ठा कर सकती है। अभिभावक अनिवार्य रूप से 6 से 14 साल से या 6 से 10 साल के बच्चों को एक प्रकार से विद्यालय भेजे, उनका कर्तव्य होगा। 100 रुपए से कम मासिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क हो। इसके अलावा बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य बना दी जाए। ये सारी बातें जो है गोखले बिल में बताई गई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का निर्माण 1957 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1957 में हुआ, 1957 में। इसके निर्माण का उद्देश्य 10 वर्ष की अवधि में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की योजना थी। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान दिया गया, यानी राज्य सरकार को भी अनुदान किसको देता? केंद्र सरकार। उच्च स्थानीय बोर्ड ने काम किया। पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त धनराशि व्यय की गई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये था अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत बताएं। देखिए, भारत में निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए बेसिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 7 साल से लेकर के 14 साल तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की एक योजना बनाई गई थी। भारत जैसे निर्धन और अशिक्षित देश के लिए यह उपयुक्त भी सिद्ध हुआ। इसमें बालक विद्यालय विभिन्न प्रयोगों को करते हुए स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का पाठ सीखेंगे। उनके द्वारा जो वस्तुएं निर्मित होंगी उन्हीं से उनका समस्त पढ़ाई खर्चा किया जाएगा, यानी हस्तकौशल भी इसमें सिखाया गया। अब जो हस्तकौशल करेंगे विद्यालय में रह करके, तो वो जो चीजें बनाएंगे उनका उसी को बेच करके या उनसे जो सामान निकलेगा उसी से उनके खर्चे देखे जाएंगे। ये सारी बातें इसमें बताई गई। ठीक है, इस तरह बालकों के माता पिता उनकी पढ़ाई के खर्चे से बच जाएंगे। और काका कालेलकर साहब थे एक व्यक्ति जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी है। इन्होंने लिखा कि सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा 7 से लेकर के 14 साल तक देनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने अपने हिसाब से सभी लोगों ने, कोई 6 से 14, कोई 7 से 14, कोई 6 से 10, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया है, सभी समितियों ने अपने अपने हिसाब से बताया। अगला क्वेश्चन से उच्च शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताएं। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के उद्देश्य क्या क्या है? देखिए, राधा कृष्णन आयोग को ही उच्च आयोग कहते हैं। उच्च शिक्षा आयोग किसको कहते हैं? राधा कृष्णन आयोग को कहते हैं। उच्च शिक्षा के जो उद्देश्य निश्चित किए हैं उन्हें निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध किया जा सकता है। पहली बात, इसकी समस्याएं क्या है भाई? प्रमुख उद्देश्य क्या है उच्च शिक्षा के? प्रमुख उद्देश्य, पहला उद्देश्य युवकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय का संरक्षण और संवर्धन किया जाए युवकों में। दूसरी बात, युवकों में राष्ट्रीय अनुशासन की भावना का विकास करना, यह भी उद्देश्य रहा उच्च शिक्षा का। इसके अलावा उच्च शिक्षा का उद्देश्य तीसरा है युवकों में यानी लोगों में विश्व बंधुत्व
और अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का विकास किया जाए, ताकि वो अंतरराष्ट्रीयता के प्रति भी झुके रहें और विश्व को अपने भाईचारे के रूप में देखें। विश्व बंधुत्व की बात करी गई उच्च शिक्षा में। युवकों का आध्यात्मिक विकास करना भी उच्च शिक्षा का उद्देश्य रहा। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और मानसिक दृष्टि से प्रबुद्ध हों, ये बात भी कही गई। इसके अलावा व्यक्तियों के अनुवांशिक गुणों को ज्ञात कर उनका विकास करना, ये भी एक उद्देश्य रहा जो उच्च शिक्षा थी उसका। ठीक है, इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में नेतृत्व कर सके, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना। ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस में मतलब पॉलिटिक्स में जा सके, जो प्रशासन में जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन में, जो व्यवसाय में जा सके, कोई व्यवसाय सीख पाए, कोई उद्योग धंधा चला पाए, इस प्रकार से उनको तैयार करना। तो विश्वविद्यालय में एक प्रकार से यही सब होता है और विश्वविद्यालय शिक्षा को ही उच्च शिक्षा कहा जाता है, बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आ चुका। मुस्लिम काल में मतलब मुस्लिम काल शिक्षा का स्वर्णिम युग था, टिप्पणी कीजिए। मुस्लिम काल शिक्षा का स्वर्णिम युग था, टिप्पणी कीजिए। मुगल काल, देखिए मुगल काल शिक्षा का स्वर्णिम युग था, निस्संदेह यह कथन अक्षरशः सत्य है। अक्षरशः मतलब कि एक प्रकार से थोड़ा बहुत सत्य है, लेकिन पूर्ण तौर पर इसको नहीं कह सकते कि सत्य है, क्योंकि कुछ ही तबकों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। सर्वधर्म सर्वभाव के लिए शिक्षा के लिए नहीं जाना था मुगल काल। इस काल में विशेष करके अकबर, शाहजहां, हुमायूं, ये तीन ऐसे एक प्रकार से नेता रहे हैं जो कि एक प्रकार से सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, या फिर उतने ज्यादा एक प्रकार से थोड़ा जितना कट्टरता थी वो नहीं दिखाते हैं। बाकी अधिकतर शासक कट्टरपंथी थे यहाँ के। इन शासकों ने शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है, अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये चाहता था कि इसकी जनता पढ़े लिखे। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, इन सभी में प्रमुख शिक्षा केंद्र बनवाए थे इन लोगों ने। मुस्लिम काल की सबसे बड़ी देन थी उर्दू भाषा की उत्पत्ति। उस समय में मकतब और मदरसों में शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा और फारसी भाषा था, परंतु अकबर ने कुछ शिक्षण संस्थाओं में हिंदी में भी शिक्षण व्यवसाय कराई थी। निस्संदेह मुस्लिम काल की शिक्षा ने भारतीय जीवन प्रणाली पर अमिट छाप छोड़ी है। मुस्लिम काल की शिक्षा धार्मिक उपदेशों के साथ साथ छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने वाली थी। मुस्लिम काल में व्यावसायिक शिक्षा में हस्तकला व ललित कलाओं का भी विकास हुआ। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, ये सब वास्तुकला के एक उत्कृष्ट नमूने हैं जो आज भी एक प्रकार से एक जो है आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। आज भी इनको देख करके लगता है कि किसने बनाया होगा इन चीजों को। इस प्रकार निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुगल काल शिक्षा का स्वर्ण युग रहा है। चाहे वास्तु शिक्षा मतलब हर एक तरीके से इसमें एक प्रकार शिक्षा दी गई। मुगल काल में बढ़िया तरीके से एक प्रकार से मतलब मध्यकाल में मुगल काल सबसे बेटर माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो थे वो सब एक प्रकार से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बौद्धकालीन शिक्षण संस्थाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बौद्ध काल, देखिए बौद्ध काल में शिक्षा सामान्यतः मठों में, बिहारों में और संघारामों में होती थी। कहां पर? मठों में, बिहारों में और संघारामों में। छात्र साधारणतः बौद्ध मठ में 12 वर्ष रह करके अध्ययन करते थे, यानी 12 साल तक रह करके अध्ययन करते थे। कौन? बौद्ध मठ में जो छात्र होते थे। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, मिथिला, अमरावती, ये सब प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में अध्ययन काल 22 वर्ष निर्धारित किया गया था। 12 वर्ष की प्रवज्जा संस्कार होती थी तथा 10 वर्ष की उपसंपदा संस्कार, यानी कि जो प्रवज्जा संस्कार जब व्यक्ति एक प्रकार से पढ़ता था 8 साल तक प्रवज्जा संस्कार होता था, 8 साल पर कम से कम। ठीक है, लेकिन 12 साल तक प्रवज्जा संस्कार करने के बाद पढ़ाई करता था। फिर उसके बाद में उसका होता था उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा के बाद 10 साल तक उपसंपदा संस्कार में भिक्षु के रूप में काम करता था। इस प्रकार 30 साल की आयु तक शिक्षण चलता था, यानी कि 8 साल से लेकर के आप देखते हैं 8 में 30 जोड़ दो 38 साल तक बच्चा पढ़ता था। 12 साल प्रवज्जा संस्कार में और 10 साल आपका जो है उपसंपदा संस्कार के बाद। बौद्ध मठ अथवा बिहार बड़े नगरों के निकट खुले हुए थे, यानी बड़े नगरों के आसपास थे, खुले स्थानों पर बनवाए जाते थे। इन्हें आवासीय शिक्षा की व्यवस्था इनमें थी, यानी कि यहाँ पर लोग रूम भी मिलता था पढ़ने के लिए, यानी वहां पर जाकर के बच्चे पढ़ते थे। आवासीय विश्वविद्यालय था जहां पर बच्चे रह करके, यानी उसमें हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था थी। गुरुओं के लिए गुरु निवास था और शिष्यों के लिए छात्रावास था, यानी गुरु के रहने के लिए भी छात्र मतलब कि गुरु निवास था और छात्राओं के रहने के लिए, छात्र के रहने के लिए छात्रावास था। ठीक है, जैसे आजकल हॉस्टल होते हैं ऐसे ही।
अगला क्वेश्चन आ चुका, गुरुकुल से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए, भिक्षाटन और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए गुरुकुल किसी ग्राम या नगर के निकट शांत और सुंदर प्राकृतिक स्थान पर मिलते थे, जहां पर एक सुंदर सा सरोवर होता था, पेड़ पौधे होते थे, जहां से नजदीक होते थे गांव शहर, ठीक है, जहां पर जो विद्यार्थी हो भिक्षा मांग करके लाए तो गुरु जी का और जितने बच्चे पढ़ने गए हैं उनका जीवन यापन हो सके। गुरुकुल प्रणाली वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषता थी, यानी कि पहली विशेषता ये मान सकते हैं क्योंकि वैदिक काल की शिक्षा में गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल में बच्चे जाते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नामे माथा। यहाँ पर क्या नियम था गुरुकुल में कि जब भगवान श्री राम गुरुकुल गए थे, भगवान श्री राम का भी बाल मुड़वाया गया था, और वह जब एक प्रकार से जाते हैं, विविध संस्कार होता है उनका, जनेऊ पहना जाता, कैसे, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेयत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमोक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है, इसको पहनने के बाद में ही बच्चे एक प्रकार से शास्त्र वेद वगैरह पढ़ सकते थे। यही कारण था कि जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण नहीं करता था, चाहे वो जाति से ब्राह्मण ही क्यों ना हो, धर्म से या जाति से वर्ण से कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, क्षत्रिय ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने एक प्रकार से बेटा यज्ञोपवीत नहीं धारण किया, जनेऊ जो होता 3 धागों वाली, ठीक है, उसको नहीं पहना, तो एक प्रकार से आप मान करके चलो कि उसको वेद तो छूने का अधिकारी क्या, उसको पुराण भी नहीं छूने दिया जाता पहले। अब तो है मान लेते जो वेद नहीं पहने पुराण रामायण पढ़ लेता है, छू लेता है, लेकिन पहले क्या था, वेद आज भी नहीं छू सकता जिसको यज्ञोपवीत नहीं धारण करता है। यज्ञोपवीत बहुत जरूरी है, उसके कई सारे नियम है, ठीक है, यज्ञोपवीत के, तो वो चीजें थी। तो यज्ञोपवीत पहन कर बच्चे पढ़ने जाते थे, वहां पर रहते थे। तो माता पिता प्रातःकाल उठिए रघुनाथा माता पिता गुरु नावे माथा। जब राम जी गए वशिष्ठ जी के दरबार में, मतलब वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ते थे, सुबह सुबह उठते थे और उसके बाद में क्या करते थे, प्रणाम करते थे उसके बाद में, ठीक है। इसके अलावा क्या करते थे, इसके अलावा वह एक प्रकार से क्या करते थे, अध्ययन करते थे। और किस तरीके से क्या करते थे कि भाई जो भगवान श्री राम जब गए थे, बहुत कम समय में अल्पकाल विद्या सब पाई। कैसे, अल्पकाल में विद्या वो प्राप्त करते हैं, यानी कि कम समय में, ठीक है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। वैदिक काल में ये शिक्षा परंपरा थी। रामायण में ये सारे श्लोक वर्णित है, मतलब श्री रामचरितमानस में, और आप देखेंगे चौपाइयां हैं जिसमें बताया गया किस तरीके से। तो ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था थी वैदिक काल में। आप देखते हैं आज से लगभग 2500 वर्ष पहले या उससे पहले आप देखते हैं वैदिक युग की परंपरा में ऐसी चीजें विद्यमान थी और इस तरीके की चीजें हुआ करती थी, ठीक है। 4 वेद हैं, 18 पुराण है, ये सारी चीजें आप जानते ही होंगे। तो गुरु के उच्च विचार होते थे, यानी गुरु जो होता था उसके विचार उच्च होते थे। शाम को गुरु जी के पैर दबा करके ही लोग सोते थे, अपने से बड़ों का आदर होता था, सम्मान होता था, आदर्शों का अनुकरण करके वे अपने श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करते थे, ताकि गुरु जो होते थे ऐसा कोई भी काम नहीं करते थे जिससे बच्चे एक प्रकार से बच्चे पर उनका प्रभाव पड़े। आज के गुरु क्या है, आज के गुरु जी के साथ छात्रा फरार, ऐसे तमाम एक प्रकार से अफवाह सुनते होंगे, तमाम खबर, वास्तविक खबर सुनते हैं कि जो है गुरु के पास ट्यूशन पढ़ने गई छात्रा पिछले 2 दिनों से लापता, नहीं मिल रही है। आजकल ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं। अब आप सोचो कोई एक प्रकार से गुरु ऐसा हो सकता है, तो गुरु आजकल के ऐसे है, ये है गुरु। इसीलिए अब कहा भी जाता है कि जब तक गुरु मिलई नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाचा। बहुत सारे ऐसे गुरु होंगे जो मेढक की भांति टर्राते हैं, इधर उधर टपाटप निकलते रहते हैं, ठीक है, इधर निकले उधर की, ये देखो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, दुनिया भर का, ठीक है। लेकिन जब तक आपके हृदय से हृदय मिलने वाला गुरु ना मिले कि तनी तू हम में देखो तनी हम तू का देखी, यानी गुरु और शिष्य का जो संबंध है एक प्रकार से अगर देखे तो एक पिता और एक पुत्र का संबंध होता है, ठीक है। लेकिन आजकल गुरु का संबंध कैसे कहते हैं, फ्रेंड, एज अ फ्रेंड। अब फ्रेंड का कर लेते हो भगवान ही जाने। फ्रेंड का कोई भरोसा कोई व्यक्ति मत करना जीवन में अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड ऐसे मौके पे आपको रगड़ेंगे जिस मौके पर आपको एक प्रकार से कोई मिलने वाला नहीं होगा, कोई आपको उस समय समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड जो होते हैं वो बस केवल अपने स्वार्थों के लिए जुड़े हुए हैं लोग, ठीक है। सुदामा और कृष्ण वाला मित्र और संबंध आज आपको नहीं मिलने वाला है। ऐसे में आपको जरूरत है एक अच्छे साथी की, लेकिन वो भी साथी जब स्वार्थ ना हो, और स्वार्थ तो सब में है भाई,
स्वार्थ से कोई बचा ही नहीं आजकल, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। तो गुरु और शिष्य का संबंध जो है एकदम से पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। ये विदेशी शिक्षा नीति आई, उसने कहा कि एज अ फ्रेंड, टीचर को ऐसा लगाओ कि फ्रेंड के रूप में आपको देखे। अब वो फ्रेंड आपको देख रहा है तो आपसे लव भी कर सकता है, आपसे प्यार भी करेगा वो फ्रेंड के रूप में, क्योंकि अपने फ्रेंड से प्रेम भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें समस्या उत्पन्न होकर देंगी ना चीजें। तो यही सब चीजें हैं भाई, बाकी मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। नहीं, बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग हैं, तथाकथित बुद्धिमान लोग, कमेंट करेंगे गुरु जी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं आधुनिकता का एक प्रकार से, ठीक है। आधुनिकता का यह मतलब नहीं बेटा कि आप हर चीज को एकदम से बदल करके रख दें। आधुनिक काल की शिक्षा जो प्रणाली है उसने बहुत कुछ एक प्रकार से बर्बाद किया है, बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है इन अंग्रेजों ने आकर के, और इन एक प्रकार से विदेशी आक्रांताओं ने आकर के पूरी भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया, वैदिक परंपरा को नष्ट कर दिया। मुझे नहीं पता कि भाई वैदिक परंपरा उतनी अच्छी आज वास्तव में होती कि नहीं होती, लेकिन वैदिक परंपरा से वर्तमान में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जरूरत भी है सीखने की। और वो सीखने की जरूरत नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें व्यवस्था कर दी गई है, उसमें व्यवस्था कर दी गई है। नई शिक्षा नीति आई है उसमें व्यवस्था है, बाकायदा से व्यवस्था कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य बताएं। देखिए डॉक्टर आर.के. मुखर्जी कहते हैं कि बौद्ध प्रणाली में शिक्षा बिहार और मठ में दी जाती थी, जिसमें सामूहिक जीवन, भ्रातृत्व भावना, जनतंत्र के लिए अवसर प्रदान होता था। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे, कई उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था बौद्धकालीन शिक्षा का? धार्मिकता का समावेश था, यानी धर्म की शिक्षा दी जाती थी बौद्ध काल में, बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता था। इंद्रिय निग्रह पर बल, यानी इंद्रिय निग्रह मतलब क्या होता है? अपने आंखों को कंट्रोल करे, बुरा मत देखिए, बुरा मत सुनिए, ये सब चीजें होती थी, ठीक है। यानी अपने इंद्रियों को अपने बस में करें। इंद्रिय माने क्या होता है? आपके शरीर आपके बस में हो। कोई लड़की अच्छी सुंदर सी जा रही तो घूम करके उसको देखे ना, अरे बड़ी अच्छी लड़की है, कमेंट पास ना करें। जुबान आपको क्या बोलना, किसी गाली नहीं देना है। जुबान आपकी आपके कंट्रोल में होगी कि आपको कब क्या बोलना है, आपका मुंह डिसाइड नहीं करेगा, वो आपका दिमाग डिसाइड करेगा कब कहां पर आपको क्या बोलना है। आपकी आंखें डिसाइड तब करेंगी, आपके आत्मा के साथ चलेंगी कि हमको किसको देखना है किसको नहीं देखना है। लेकिन आज क्या आप कर पाते? नहीं कर पाते। आपको कब सोना है कब उठना है ये आप डिसाइड करेंगे, आपकी नींद डिसाइड नहीं करेगी। ये चीजें हैं, यही इंद्रिय निग्रह है। व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान शिक्षा मतलब विशेषता थी, इसकी उद्देश्य था। सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी जाती थी। नैतिक जीवन पर विशेष बल दिया जाता था, यानी मोरलिटी बहुत जरूरी थी इसमें। सांसारिकता से निवृत्त होकर के पवित्र जीवन जीने पर बल, यानी कि ये चकाचौंध भरी जो दुनिया है, मोह माया का जो जंजाल है, इस मोह माया के जंजाल से अलग हट करके एक प्रकार से व्यक्ति को जीने की शैली बताती है शिक्षा बौद्धकालीन। और सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करती है, सभी लोग पढ़ सके। लोक सभाओं के द्वारा व्यवहारिक जीवन जीने की शिक्षा दी जाती थी। और जाति धर्म वर्ग रहित समाविष्ट समष्टि विकास का लक्ष्य था, यानी कि सभी पढ़ सके, चाहे जिस भी धर्म के हो, चाहे जिस भी जाति के हो, सभी पढ़ सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न, मठ और विहार के बारे में बताइए। देखिए बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ। ये मठ न केवल धर्म के अपितु शिक्षा के भी केंद्र थे। शिक्षा देने का कार्य उनमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी ने लिखा कि बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा तथा ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे। बौद्ध संसार अपने मठों से पृथक या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं देता था। धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षाएं भिक्षुओं के हाथ में थी, भिक्षु ही देते थे। उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी बौद्ध मठ ही हुआ करते थे, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा भी यहीं पर दी जाती थी मठों में। इस संबंध में डॉक्टर अल्टेकर कहते हैं कि मठों ने उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता से कोरिया, चाइना, तिब्बत, जावा और सुमात्रा, जावा माने होता जावा सुमात्रा कहां पर? इंडोनेशिया के द्वीप हैं दोनों। ऐसे सुदूर देशों, सुदूर माने जो दूर दूर के देश हैं, ठीक है, वो एक प्रकार से छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। भारत की अंतरराष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि एक प्रकार से इनकी वजह से हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न है, वैदिक काल में गुरु शिष्य परंपरा के संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो वैदिक काल में गुरु शिष्य परंपरा जो थी उसके बारे में बताया। वैदिक काल में गुरु शिष्य परंपरा जो है एक प्रकार से बड़ी जबरदस्त थी। गुरु को एक प्रकार से अपने पिता से भी बढ़कर के बताया जाता था। और गुरु के बारे में कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु एक प्रकार से, गुरु सबसे बड़े गुरु तो जो है कौन है? भगवान भोलेनाथ हैं। और उनसे भी बढ़ करके गुरु को बताया गया। यानी गुरु जो होता है, गुरु आपको क्या करता है? आपको मार्ग दिखाता है, आपको अंधेरे से उजाले में लाता है, आपको ज्ञान के द्वारा भगवत प्राप्ति की ओर ले जाता है, आपको ज्ञान के द्वारा आपके जीवन के जो आपका जो अंधकार है ज्ञान रूपी, उसको मिटाता है ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा।
तो गुरु एक प्रकार से आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आप भले ही गुरु का उतना सम्मान ना करें, लेकिन गुरु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चों के लिए एक प्रकार से मैं तो सोचता हूं हर एक हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा बहुत ज्यादा आगे बढ़े। ठीक है, मैं बच्चा बच्चा बोल दे रहा हूं, उसको लेकर के आप बुरा मत मानिएगा कि ये छोटे भरे बाटे दुनिया भर के ज्ञान बतावा करते हैं हरदम हरदम की बच्चा बच्चा कहते वैदिक काल में चूंगा पहिरो बलकल के वस्त्र पहनो, पीला वस्त्र पहन के जटा जूट बाहु विशाला नेत्र लाल भुकुटी बिगलाला, ये सब पहन करके घूमो टहलो। मैं ये नहीं कहता हूं, बस ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसी चीजें थी और वास्तव में वो अच्छी चीजें थी। ठीक है, अब मेरे एज से मेरे एक प्रकार से उसका मत लगाना कि ये इतने छोटे हैं और ऐसे ऐसा बोल रहे हैं। मैं छोटा भले ही आपको दिख रहा हूं, लेकिन मैंने अध्ययन में समय बिताया है बेटा। ठीक है, तो बेटा मुंह से निकलने की मेरी आदत हो चुकी, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। अगर कोई व्यक्ति को बुरा लग रहा हो कि ये इतना छोटा सा लड़का हमको बेटा कह रहा है, तो मैं माफी चाहूंगा। अगर किसी को बुरा लग रहा है, करबद्ध होकर के ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कोई बुरा मत मानिएगा। प्रश्न अगला, वैदिक काल में गुरु और शिष्य यानी कि टीचर और स्टूडेंट का संबंध क्या था? प्राचीन भारतीय शिक्षा की संभवतः सर्वप्रमुख विशेषता ही गुरु शिष्य परंपरा की ही थी। उनका संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं था, वरन सीधा उन्हीं के मध्य था। गुरु जी के आश्रम में जाते थे बच्चे और जो है लगभग शिक्षा ग्रहण करते थे। 20-25 वर्षों तक उनके आश्रम में रहते थे। सोचो, गुरु जी के आश्रम में रहते, गुरु के पास वैसे टीचर के पास खाने को नहीं होता था। वहां पर जब जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए, तो वो वही बच्चे भिक्षा मांगने जाते थे और गुरु माता उसके लिए भोजन तैयार करती थी, पकाती थी और बच्चे खाते थे उसको। ये परंपरा थी। सोचो, एक टीचर, आजकल के टीचर से बोलो एक दिन किसी को घर पे रख करके पढ़ा दे, नहीं पढ़ा पाएगा। एक प्रोफेसर जो अपने अंडर में रखता है, वो तो एक समोसा खिलाने के लिए बोल दो किसी को कि भाई समोसा खिला दो, पीएचडी कर रहा है अंडर में, समोसा नहीं खिलाते होंगे। कुछ लोग कर देते होंगे कि भाई हमारा एक पैसा कहीं चला जाए। निस्वार्थ भाव से पहले के टीचर बिल्कुल फ्री में शिक्षा देते थे। बाद में शिक्षा ग्रहण करने के बाद में बच्चे गुरु दक्षिणा देते थे। वो जमाना था। आज चूंकि समय बदल चुका है, तो ये चीजें थोड़ी बदल चुकी हैं। उनका संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं, वरन सीधा उन्हीं के संबंध होता था। गुरु और शिष्य डायरेक्ट जुड़े रहते थे। इस संबंध का मुख्य आधार था उनके पारस्परिक कर्तव्य, यानी गुरु का जो कर्तव्य था बच्चों के प्रति वो करते थे, बच्चों का कर्तव्य गुरु के प्रति होता तो उसको वो करते थे। छात्र अपने शिक्षक का हृदय से सम्मान करते थे, उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। गुरु जी की आज्ञा पर ही आप देखते हैं कि जो है पांचाल नरेश द्रुपद को जाकर के बंदी बना करके अर्जुन ले आता है। रपटा रपटा करके द्रुपद नरेश को एकदम से बंदी बनाते हैं। द्रुपद नरेश पराजित हो जाते हैं और वही वीरता अर्जुन के देखकर कहते हैं कि मैं अपनी कन्या की शादी अर्जुन से ही करूंगा। वो वीर पुरुष अर्जुन जो गुरु के एक आदेश पर जाकर के जो है द्रुपद नरेश जो कि राजा है, भाई और कोई शिष्य होता है कि भाई जाएंगे लड़ने के लिए, भी मार वसाए ना दिया, हमें राजा है, 10 सेना घेर ले। 5 भाई अकेले गए और 5 भाई मिलकर द्रुपद नरेश पूरा रजवाई जीत के चला आए और लाए के उनके घोड़े पटक दिन द्रोणाचार्य जी के, गुरुदेव लियो, गुरुदक्षिणा मांगे और लियो। और दुर्योधन गए रहा सेना लेके, दुर्योधन का मार के खेती सु, दुर्योधन को खदेड़ दिया, दुर्योधन पराजित हो गया। तो जब एक प्रकार से बात गुरु के सम्मान की आती है, तो उनके शिष्य उस समय अपने प्राणों की आहुति भी देकर के अपने गुरु का एक प्रकार सम्मान करते थे। गुरु का सम्मान करते थे, गुरु की आज्ञा मानते थे। राजा, माता पिता और देवता से भी बढ़ करके गुरु को बताया जाता था। आचार्य की सेवा छात्र अपना कर्तव्य समझते थे। गुरु परिवार के सभी कार्यों को करने में आनंद का अनुभव करते थे। सभी बच्चे मिलजुल करके गुरु जी की सेवा करते थे और भिक्षाटन करते थे, जो मिलता था उसी को बनता था, शाम को लोग भोजन करते थे। वैदिक ऋषियों के द्वारा गुरु को छात्र का बौद्धिक और आध्यात्मिक पिता माना जाता था। छात्र को पुत्रवत स्नेह देते हुए गुरु उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम करते थे और प्रयत्न रहते थे हमेशा, ताकि वो एक प्रकार से काम कर सके। छात्र को ज्ञान प्रदान करना, उनमें अच्छी आदतों का विकास करना, उनके भोजन तथा वस्त्र की व्यवस्था करना, यहाँ तक कि रुग्ण अवस्था में उनके लिए औषधि, यानी कि अगर वो तबीयत खराब हो जाए बच्चों की, उसके लिए उनके लिए औषधि यानी दवाई का भी व्यवस्था करते थे। ठीक है, सेवा भी गुरु का कर्तव्य था। ठीक है, इस प्रकार दोनों स्नेह यानी प्रेम, सम्मान, विश्वास और पारस्परिक स्नेह की कर्तव्य की भावनाओं से संयुक्त थे। ज्ञान का संरक्षण और संवर्धन करना, जीवन और आचरण में उनके महत्व को सिद्ध करना दोनों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अल्तेकर के शब्दों में। अल्तेकर कहते हैं कि शिक्षक और छात्र के संबंध स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ थे और उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे। यानी कि जब वो गुरु पढ़ा करके निकल जाते थे,
गुरुकुल से निकल जाते थे बच्चे, तब भी गुरुजी का उतना ही सम्मान करते थे जितना वो रहते थे। आजकल क्या है, बच्चे स्कूल से निकलते हैं तुरंत गुरुजी को पहले तो गरियाते हैं, बहुत मारत रहाई, मिलो बहिरे मुन्ना गेटे तुम्हें बताई भाई, टीचर बन का इसे कहा था आजकल के लड़के हुए। अब आज का टीचर बच्चे को एक डंडा नहीं मार सकता है, और मारना वैसे चाहिए भी नहीं, बच्चों को चुचकार करके पढ़ाया जाता है। चुचकार करके मतलब समझ रहे हैं बेटा, तो आराम से बोल करके पढ़ाओगे बच्चे बड़े आनंद से पढ़ेंगे। जिस बच्चे को आपने खड़े करके बेइज्जती कर दिया क्लास में, वो बच्चा तो तुमको खूब गरियाएगा मन मन में, ठीक है। और आजकल के बच्चे बहुत एक प्रकार वो इंस्टाग्राम का रील देख करके एकदम से हमेशा वही जुनूने में रहते हैं, उनको कुछ दिखता नहीं है कि टीचर क्या है और क्या क्या है। उपनयन और समावर्तन संस्कार क्या है बताएं। देखिए उपनयन संस्कार हेडिंग डालेंगे। वैदिक काल में बालक के विद्या अध्ययन का औपचारिक प्रारंभ एक संस्कार के द्वारा होता था जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना। किसके पास ले जाना? गुरु के पास ले जाना बच्चे को। अतः बालक को शिक्षा के लिए अध्यापक के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार का मतलब होता था। वास्तव में उपनयन संस्कार के उपरांत ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था तथा ब्रह्मचारी कहलाता था। उपनयन संस्कार का दूसरा जन्म माना जाता है बच्चों का, कि अब बच्चों का दूसरा जन्म होगा। यहां से उस समय उनके माता पिता जिनसे वो पैदा हुए हैं वो माता पिता घर पर छूट जाते थे। उपनयन के बाद में उनके माता गुरु माता होती थी और उनके पिता गुरु जी होते थे साक्षात, ठीक है। जब माता पिता बालक को भौतिक जन्म तथा अथवा मात्र शारीरिक जन्म देते हैं, आचार्य के यहाँ उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर उनका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता था और इस काल में बालक की आत्मा और मस्तिष्क का विकास होता था। इसलिए विद्यारंभ के संस्कार को दूसरा जन्म भी कहा जाता है या आध्यात्मिक जन्म कहते हैं बच्चे का, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो यह था उपनयन संस्कार। दूसरा संस्कार होता है समावर्तन। समावर्तन माने होता है जब बच्चा एक प्रकार से शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, उसके बाद में जब वो घर लौटता था 25 साल के बाद में, तब वो समावर्तन संस्कार होता था। 25 साल के बाद में जब बच्चा घर आता था तो उसका वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और उसकी शादी हो जाती थी, ठीक है। देखिए जीवन के 4 आश्रम है, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। कौन कौन से आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। फिर उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, ठीक है, गृहस्थ आश्रम, ठीक है। उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद में कौन सा आपका? संन्यास आश्रम, ठीक है, संन्यास आश्रम। इस तरीके से आश्रम की व्यवस्था है। तो ये एक प्रकार से 0 से लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, इसी में शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जब बच्चा 25 से 30 साल का हो जाता था तो वो एक प्रकार से घर करके लौट आता था सामने। समावर्तन संस्कार जिसको आजकल कहते हैं कि नहीं भाई हमारा फेयरवेल या ये पार्टी जो होती है एडमिशन की और उसकी पार्टी, आने की पार्टी, वही सब पार्टी इसमें शामिल है, ठीक है। गृहस्थ आश्रम 25 साल से लेकर के बच्चा 50 साल तक जो है अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है, पेट पालन करता है। गृह वानप्रस्थ के बाद में यानी 50 के बाद में बच्चा जो व्यक्ति होता है वो अपने जो सहन दरवाजा पहले होता था घर में, सहन दरवाजा चौखटा बड़का और बड़का चौखटा, उससे बाहर ही रहता, बरामदे में रहता था। कुछ लोग तो बाहर निकलते। बान माने था जंगल, प्रस्थान माने होता जाना, जंगल के प्रस्थान करना ही वानप्रस्थ का अर्थ होता था, ठीक है। सब चीजें थी। फिर संन्यास आश्रम यानी कि 75 के बाद में जब तक व्यक्ति मर न जाए तब तक एक प्रकार से वो क्या करता था, वह एक प्रकार से भटकता रहता था, ठीक है। कहां पर? मतलब वो जंगल में बैठ करके बट वृक्ष नीचे तपस्या करता था, ठीक है, भगवान नाम का जप करता था। समावर्तन संस्कार जब बच्चा विद्याध्ययन हो जाता था वो लौट करके घर पे आता था, समावर्तन था। यह संस्कार उस समय होता था जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा पूरी कर लेता था। सम आवर्तन शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना समावर्तन का। यह संस्कार लगभग 25 वर्ष की आयु में होता था जब छात्र गुरु गृह से लौट करके अपने घर को जाता था और ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो एक प्रकार से क्या होता था, तब यह संस्कार जो है वो होता था। यह संस्कार आधुनिक युग के दीक्षांत समारोह जो होता है, दीक्षांत भाषण जो होता नहीं उसके जैसा होता है। जैसे दीक्षांत समारोह का मैं एक उदाहरण आपको दिखाता हूं। अगर आप बीएचयू जैसी बड़ी संस्थाओं में पढ़ेंगे बेटा तो वहां पर दीक्षांत संस्कार होता है, दीक्षांत समारोह होता है। कहां पर? बीएचयू में दीक्षांत समारोह होता है। कहां पर? बीएचयू में। बीएचयू जानते होंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, वहां पर जब दीक्षांत समारोह होता है तो ऐसी टोपी मिलती है। मैंने वहां से एमए किया हिंदी साहित्य से, तो ऐसी टोपी मिलती है, इसको ऐसे करके ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। ये टोपी लगाई जाती है और एक उतरिया होती है, पीले कलर की होती है वहां तक लंबे से, और एक सफेद कुर्ता और एक सफेद पैजामा। सफेद कुर्ता और पैजामा तो अपने पैसे खरीदना पड़ता है, लेकिन ये टोपी होती है इसके लिए भी 200 रुपए या 100 रुपए जमा करना पड़ता है, ठीक है। और एक अंगोछा पीला वाला, इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लिखा रहता है, मदन मोहन मालवीय जी की फोटो छपी रहती है। तो ये एक प्रकार से मिलता है। यही एक प्रकार से जब दीक्षांत होता है आपको डिग्री मिलती है। डिग्री मेरी इधर टांगी हुई है, तो डिग्री के बाद में एक प्रकार से डिग्री लेकर के डिग्री मिलती है और ये चीजें पढ़ाई मतलब उस पर लगा ली जाती है। तो वही होता है दीक्षांत समारोह।
मैं आपको अगर डिग्री भी दिखाऊं 1 मिनट के लिए, ठीक है, तो डिग्री कुछ ऐसी होती है। डिग्री आपने अगर नहीं देखी हो तो आज देख लीजिए डिग्री, ठीक है। ये देखिए डिग्री ऐसी होती है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये है डिग्री मेरी, ठीक है। इस पे क्या लिखा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदी में अंग्रेजी में। इधर क्या लिखा है, श्री शिवम शुक्ला, देखिए एक बार ध्यान से देखें, श्री शिवम शुक्ला इति नामः। सबसे पहले क्या लिखा है, संस्कृत में लिखा है, ठीक है। विश्वविद्यालय 2023 तमे ईसवीय वर्षे परीक्षायां प्रथम श्रेण्यां समुत्तीर्ण मास्टर ऑफ आर्ट्स इत्युपाधियां मतलब की प्राप्तोदति प्रमाणयति, ठीक है। विषय क्या है, हिंदी साहित्य, देख ले, ठीक है। फिर ये प्रमाण किया था कि शिवम शुक्ला को इस विश्वविद्यालय की सन 2023 ईस्वी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण के मास्टर, तो ये एक प्रकार से नीचे अंग्रेजी में लिखा है, यहाँ पर पूरा डिटेल में पूरी। तो ये एक प्रकार डिग्री ये थमाई जाती है, मिलती है हम लोगों को जब हम क्या करते हैं, जब हम एक प्रकार से वहां पर पढ़ते हैं तो ये डिग्री हमको वहां से मिलती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से डिग्री मिलती है, वो टोपी पहनकर जाएंगे तभी डिग्री मिलेगी, बिना टोपी की डिग्री नहीं मिलती है। तो ये दीक्षांत होता है, यानी कि हमारी शिक्षा जो है बेचू से समाप्त हो गई तो हमको भेज दिया गया। वही संस्कार वैदिक काल में बेटा होता था, सम आवर्तन संस्कार, ठीक है। और ये दीक्षांत भाषण होता था, टीचर लोग बताते थे कि अब जा रहे हो घर पे, ठीक है, अब के गवा कब आई हो भला, ठीक है। तो ऐसे करके वो गाना गाया कि गाना नहीं गाता था, भाषण देकर के बताते थे, इमोशनल लोग हो जाते हैं, ठीक है। छात्र को समावर्तन उपदेश के रूप में समाप्त होता था और उसे गृहस्थ जीवन के सत्कर्मों के बारे में बताया जाता था कि अब आज से भैया जाओ शादी ब्याह करो, और जो है लड़का हुए ब्याह हुए मेहरारू आए सबके, ठीक है, सब चीजें हीरो होंडा स्प्लेंडर तुम्हें मिले, ये सब चीजें बताई जाती है। हालांकि मुझे किसी ने नहीं बताया था, ठीक है। और आजकल यही सब चीजें हैं भाई, चल रहा है, ऐसे होता था। मुस्लिम काल में गुरु शिष्य संबंध, यद्यपि औरंगजेब ने भरे दरबार में अपने गुरु मुल्ला शाह सालेह का अपमान और अनादर किया था, किंतु ऐसा नहीं था कि गुरु भक्ति के प्राचीन आदर्श का लोप हो गया था। मुगल काल में बहुत सारे गुरुओं का सम्मान होता था। ऐसे अकबर ने अपने गुरु सलीम के नाम पर अपने पुत्र का नाम रखा था सलीम, ठीक है। लेकिन ये औरंगजेब थोड़ा खतरनाक टाइप का था, ये बहुत बहुत बेकार शासक माना जा सकता है इसको, मतलब मुसलमानों के लिए तो अच्छा माना जा सकता है उस समय के, लेकिन उस समय के लिए अन्य धर्मों के लिए बड़ा ही बेकार और क्रूर शासक था। इसने आप देखिए अभी मूवी आई है उसका नाम है, उससे पहले भी चीजें आप देखते हैं कि उनके शिवाजी के पुत्र थे संभाजी महाराज, उनकी आंखें एक प्रकार से फुड़वा दी, उनकी जीभ कटवा दी, उनके 10 नह निकलवा दिए गए, हाथ के पैर के सबके नह निकलवा दिए गए, उनको एक प्रकार से 21-25 दिन तक टांगे रहा गया। मतलब कि आप देखो उनके ऊपर क्या बीती होगी, या फिर ऐसा किया उन्होंने एक प्रकार से हमारे शासकों के साथ, तो वो कभी भी एक प्रकार से भारत के आदर्श नहीं हो सकते, वास्तव में नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को तो सिलेबस से बाहर कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है, सिलेबस में है तो हमको भी पढ़ाना पड़ता है और आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा में आए भीगा, ठीक है। लेकिन ये चीजें एक प्रकार से, हालांकि सिलेबस में तो आप हटा नहीं सकते हो, क्योंकि इतिहास में भाई था, वो भारत में था तो पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ वीर शिवाजी के बारे में तो नहीं आता, उनके बारे में तो उसको लिखा ही नहीं जाता, उनके बारे में बहुत कम क्वेश्चन। तो अब नई शिक्षा नीति में कुछ चीजें शामिल हुई है, ठीक है। चलिए, सामान्य रूप से शिक्षक का समाज में सम्मान था और छात्र उनके प्रति विनम्र और भक्तिपूर्ण थे। छात्र गुरु की सेवा और उनकी आज्ञाओं को सिरोधार करना अपना कर्तव्य मानते थे। उनका विश्वास था कि गुरु कृपा से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शिक्षक छात्रों के प्रति स्नेह और पुत्रवत व्यवहार करता था। जिन मदरसों को से छात्रावास संबंध थे उनमें शिक्षक और छात्राओं का निकट और निरंतर संपर्क बना रहता था, क्योंकि गुरु निवास और छात्रावास बगल बगल हुआ करते, थोड़ी दूर दूर पर। डॉक्टर FE कोई कहते हैं कि शिक्षक और छात्र का संबंध मुस्लिम काल में वैसा ही था जैसा कि ब्राह्मणी शिक्षा में था, यानी कि वैदिक काल में था। कुछ ऐसा ही था, लेकिन उतना ज्यादा अच्छा संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा ने अपने विकास के स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। संसार के सभी प्रगतिशील देशों के समान भारत ने भी बालकों और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के अपने उत्तरदायित्व को संभाला और कहा कि 6 से 14 साल के बच्चे जो है फ्री में पढ़ेंगे अब से। इसलिए संविधान सभा ने, जिसे देश का संविधान तैयार करने का कार्य सौंपा गया था, निम्नांकित शब्दों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत घोषित किया। कहा कि राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर पा लेंगे, निःशुल्क यानी फ्री में और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगी, ठीक है, ये बात बताएगी। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार प्राथमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा होगी
और संस्कार जो होंगे, इस शिक्षा को निःशुल्क, तब सरकार इस शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए 1950 से ही प्रयत्नशील है। वह राज्य सरकार को संपूर्ण व्यय का लगभग 34% वार्षिक सहायता अनुदान के रूप में भी देती है, कि राज्य सरकार को देती है, क्योंकि राज्य सरकार उस समय राज्य सरकार या राज्य सूची के विषय में ही शिक्षा शामिल थी। तो राज्य सरकार को लगभग 34% 100 रुपए का खर्चा होता है तो 34 रुपया वो मोदी मतलब केंद्र सरकार देते हैं, ठीक है, जो शिक्षा दी जाती है। शेष व्यय के लगभग 3/4 भाग से अधिक की पूर्ति राज्य सरकारों के द्वारा और 1 से 1/8 की स्थानीय संस्थाओं के द्वारा और बाकी अन्य स्रोतों से की जाती है, जो उस पैसा रुपया खर्च होता है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भी प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए बहुत सारी विपुल धनराशियां बेकी, विपुल माने बहुत ज्यादा धनराशि बेकेगी। इसके बावजूद अभी तक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसमें आज भी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, और वो समस्याएं कैसी हैं, उन समस्याओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो उन समस्याओं को मैं बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, पहली समस्या प्राथमिक शिक्षा की दोषपूर्ण नीति है, यानी शिक्षा की नीति ही सही नहीं थी अभी तक। अब थोड़ी बहुत शिक्षा नीति की थोड़ी बहुत सही आई है, ठीक है, अभी भी इसमें संशोधन की जरूरत है। दूसरी बात, शिक्षा का दोषपूर्ण प्रशासन, यानी शिक्षा को चलाने का या प्रशासन करने का उतना भी तरीका ठीक ठाक नहीं है। इसके अलावा दोषपूर्ण पाठ्यक्रम में सिलेबस भी ठीक ठाक नहीं रखा गया है। आज आप देख रहे प्राइमरी, मतलब कि जो प्राइमरी का सिलेबस है वो अलग है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल अपने आप में खोल रहे हैं, मॉन्टेसरी वगैरह, उनका सिलेबस में पता नहीं कैसा रहता है। इतनी मोटी मोटी दफ्ती किताब आती है, इतनी मोटी मोटी किताब, बच्चे पीठ पर लाते हैं, उनका पैसे झुके रहते हैं, ऐसे हाँफ रहते हैं, हाँ अब मैं खाना ला, ऐसे उघाते हुए बच्चे आते हैं। हमारी भैया की लड़की है, वो जाती है स्कूल पढ़ने के लिए, इतना बड़ा बैग पीठ पर उनके टांग करके लेकर के जाती है, और उसके बाद में जब लौट करके आती है, उसमें जो है मैजिक में बैठ करके उतरती है, बैग लेकर के चल नहीं पाती। बाप सोचो, इतनी किताबें हैं, और क्यों किताबें इतनी मोटी हैं? हम लोग किताबें जैसे पतली पतली होती, महीन महीन पन्नों की, 20 रुपए 25 रुपए किताब आ जाती थी प्राइमरी वाली। इसमें लिखा रहता विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा है हमारा, पीछे लिखा था जनगण मन अधिनायक जय, पीछे लिखा रहता था, ठीक है, और उस दफ्ती पर अंदर संविधान के एक प्रकार से मौलिक कर्तव्य लिखे रहते थे। लेकिन आज की किताबों में क्या है? इतनी मोटी मोटी दफ्ती है, प्लास्टिक जैसे पन्ने हो गए हैं। क्या है? 500 रुपए की किताब आती है। दिन भर एक प्रकार से व्यक्ति गया, ईटा गारा दिया, 400 रुपए उसकी दिहाड़ी खड़ी हुई, 500 रुपए की एक किताब पढ़ रही, 300 रुपए 200 रुपए की किताब पढ़ रही है। कहां से आएगा? कैसे खरीदेगा व्यक्ति? और खरीद करके मजबूरी में देते हैं कि पढ़ रहा है। कुछ नहीं पढ़ाई होती है प्राइवेट में, कुछ भी नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है। बस केवल क्या है, वही खेल खिलवा देंगे तुमको, तुम पेरेंट्स मीटिंग दूठू रख देंगे। पेरेंट्स जो है पढ़े नहीं है, तो जब जाएंगे स्कूल में बैठेंगे, दूठू मैडमों बैठी रहेंगी, देखेंगे उनको, ठीक है। इसी बहाने से वो सोचेंगे चलो भाई, यही बहाना से हमको पेरेंट मीटिंग बुलाया गया है, ठाट से बैठ जाते, राजा महाराजा पहुंच गए हैं। नहीं, कुर्सी पे ऐसे लात रखे, ऐसे से हिलाई है, ऐसे जूता पहन तो ऐसे से हिलाई है, होगा पैर हिलाते रहेंगे कि क्या एकदम से राजा महाराजा साहब ठाट से बैठेंगे, पेरेंट्स मीटिंग में आए हैं। इसका मतलब समझते हो क्या होता है पेरेंट्स मीटिंग का? कि भाई वहां पर जाकर के अपने बच्चों की शिकायतों को सुनो, और वहां पर क्या शिकायतें वगैरह जो कुछ करते होंगे, कुछ करते होंगे, लेकिन बहुत सारे में ऐसे बस चल रहा है। तो ये सब समस्याएं ही तो हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक कठिनाइयां तमाम सारी हैं, धन की कमी है, प्रशिक्षित और लगनशील जो अध्यापक है, टीचर हैं, जो एकदम से लगन एकदम से मर करके पढ़ाएं, जैसे हमारे जैसे टीचरों की कमी है। अब मुझे अपने आप को अच्छा कहने के लिए अभी मैं सोचे गुरुजी अपने आप को अच्छा क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं भाई। मैं कितनी रात से सही सो जा रही हूं तुमको आपको पता नहीं होगा। 2 3 4 बज जाते होंगे मुझको सोने में, और सुबह कितने बजे? 8 बजे तक उठ जाते हैं लगभग में, 3 4 बजे सोते हैं, और फिर से तब से पढ़ाना स्टार्ट ही कर देते हैं। पूरा दिन मेहनत करते हैं आपके लिए। इसलिए देखते ना कैसे किस तरीके से हाड़ मांस हो रहे शरीर देख रहे, मांस बची हुई इसमें कुछ नहीं, हड्डी का ढांचा मात्र है। जैसे नागमती का वियोग वर्णन आप पढ़ते तो नागमती कह रहे कि हाड़ मांस हो रहे शरीरा अपने पति के वियोग में। इसी प्रकार से कुछ हमारा स्थिति है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का पेपर सही हो। अब ये शिक्षा शास्त्र की क्लास ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, मुझे पता है, क्योंकि बच्चे कम होंगे इसके। कल सोशियोलॉजी की क्लास भी लगी, मैं कल सोशियोलॉजी का भी पेपर है, हिंदी का भी पेपर है, हिस्ट्री का भी पेपर है अदर विश्वविद्यालय में। अगर मैं वो लाइव लेकर के आ जाता, लगभग वहां पे 200-300 बच्चे एक प्रकार से लाइव देखते, और साथ ही साथ में उस पर 5000-6000 व्यूज भी जाते, और को करिकुलर में पढ़ा देता, तो लगभग काम मान करके चलो कि उस पर 500-500 बच्चे लाइव आ जाते, ठीक है। लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चे फोन, गुरुजी शिक्षा शास्त्र का एक को वीडियो नहीं बनाए हैं, बना दीजिए। बिल्कुल बना देंगे, चलिए। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है, लगनशील अध्यापक, विद्यालयों की स्थापना एक प्रकार से उसमें भी थोड़ा दिक्कतें हैं।
विद्यालय भवनों की समस्या है, अपव्यय और अवरोधन की समस्या है। अपव्यय अवरोधन मैंने आपको बताया, अपव्यय माने क्या होता है, बच्चे एक साल पूरा प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट ही नहीं करते, छोड़ कर चल जाते हैं, यानी आधे में ही जो है पढ़ाई को छोड़ देना बच्चों का। अवरोधन माने होता है एक ही बच्चे को एक साल में एक कक्षा से उत्तीर्ण ना करके उसी कक्षा में दोबारा से पढ़ाना, ठीक है, या फेल कर देना। वो भाषाओं की विविधता है, कई भाषाएं भारत में है, प्रेरणा का भाव, मोटिवेशन नहीं पढ़ने का कोई, ठीक है, अभिभावकों का सहयोग मिलता है, क्योंकि आजकल के अभिभावक भी नहीं चाहते कि बच्चा उतना आता एक प्रकार से, तो कुछ चीजें कमी रह रही है, जिस वजह से ये सारी समस्याएं हैं। सॉल्व मॉडल पेपर ये आपका अति लघु उत्तरीय मतलब कि ऑब्जेक्टिव का कल मैंने दिया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, भारतीय शैक्षिक तंत्र का विकास और चुनौतियां, ये 100 एमसीक्यू इसको मैंने दे दिया है, ये भी यानी कि ये आपका ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर है, ये भी आपका मिलेगा विथ आंसर, और आपका जो ये चल रहा है ये भी आंसर के साथ ही है। इसका पीडीएफ आपका चाहे ऑब्जेक्टिव का लेना है चाहे लिखित का लेना है, ठीक है। इसी टाइप से और भी मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, लिखित ऑब्जेक्टिव सभी का। एसएमएस कीजिए 9161 व्हाट्सएप पर 936062 पर, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस रखी गई, बहुत ही मिनिमम फीस है। 100 रुपए फीस में आपको पीडीएफ मिलेगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें क्या होगा, सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को-करिकुलर सब्जेक्ट, सभी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो बचा होगा सबका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे कि हमारा एक पेपर हो गया है और 2 पेपर बचे हैं, या तो हम क्यों कोर्स ले, इसलिए आप कोर्स ले, चुकी अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है तो आप 3rd सेमेस्टर में भी आपको जोड़ दिया जाएगा, लेकिन आपको एक प्रकार से वहां पर 150 रुपए फीस देनी पड़ेगी, जिसमें आपके लिए 2nd सेमेस्टर के जो भी आपके कोर्स हैं वो मिल जाएंगे, और साथ ही जैसे 3rd सेमेस्टर की कोर्स शुरू किया जाएगा तो 3rd सेमेस्टर वाले ग्रुप में सबसे पहले आपको जोड़ दिया जाएगा और आपकी क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। तो मात्र अगर आप दोनों का लेना चाहते हैं एक साथ, अभी के लिए ऑफर है तो 150 रुपए लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल 2nd सेमेस्टर में जुड़ना चाहते हैं अभी, तो 2nd सेमेस्टर में आप जुड़ेंगे तो आपको केवल कितना मिलेगा, मतलब कि जो सब्जेक्ट आपका उसकी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी, आपकी परीक्षा में जो पूछी जाती है, क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लेंगे तो इसमें आपकी जब 3rd सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो उसमें एक प्रकार से आपको चैप्टर वाइज क्लासेस भी जब लाइव होंगी तो आपको मिलता रहेगा वो चीजें, ठीक है। तो लाइव क्लास आपको 6 महीने तक लगभग चलती रहेगी, दिसंबर जनवरी तक चलेगी वो, ठीक है। तो 150 रुपए में आपका पूरा जनवरी तक पढ़ाया जाएगा, अगले यानी 2026 तक। तो आप जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, फटाफट से एसएमएस करें तुरंत और हमारे से जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, सभी विश्वविद्यालयों की, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।